सो हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने अगले बड़े टॉपिक के बारे में, दैट इज ट्रांसफर प्राइसिंग का रिवीजन। ठीक है, अभी हम लोग धड़ाधड़ एक के पीछे एक अलग अलग चैप्टर का रिवीजन डालते जा रहे हैं। एक दिन पहले मैंने टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट का डाला, कल मैंने नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन का डाला, आज मैं ट्रांसफर प्राइसिंग का रिवीजन डालने जा रहा हूं। ठीक है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस कहां से कहां तक है? ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस आर गिवन अंडर सेक्शन 92 टू 92F और बीच में कुछ रूल्स भी हैं जो हमको ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड रूल्स देखने होंगे। ठीक है, सबसे पहले जो सेक्शन 92 है उस पर बात करते हैं। सेक्शन 92 ट्रांसफर प्राइसिंग का चार्जिंग सेक्शन है। ठीक है, अगर आपको ट्रांसफर प्राइसिंग किसी पे लगाना है तो सबसे पहले सेक्शन 92 में जो लिखा है वो फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, अब 92 क्या बोलता है? अगर आप कोई भी इनकम कमाते हो, किससे कमाते हो? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से कमाते हो, तो आपको आर्म्स लेंथ प्राइस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी इनकम अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करके कमाते हो तो आर्म्स लेंथ प्राइस से आपको उसका इनकम का वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम का मतलब सिर्फ सेल्स नहीं होता है। अगर आप किसी को सामान बेचते हो तो भी निकालना पड़ेगा, सामान खरीदते हो तो भी निकालना पड़ेगा, एक्सपेंस इनकर करते हो तो भी निकालना पड़ेगा, लोन लेते हो तो भी निकालना पड़ेगा, लोन देते हो तो भी निकालना पड़ेगा। तो एनी इनकम का बहुत वाइडर मीनिंग है, उसके अंदर एक्सपेंस भी आ जाएगा, इनकम भी आ जाएगा, खर्चा भी आ जाएगा, परचेज भी आ जाएगा, सेल भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किसे कहा जाता है? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन है विच इज गिवन इन सेक्शन 92B, जो हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। ठीक है, तीसरी चीज, आर्म्स लेंथ प्राइस किसे बोला जाता है? देखो, आम भाषा में, कॉमन लैंग्वेज में आर्म्स लेंथ प्राइस का मतलब होता है करेक्ट मार्केट प्राइस, लेकिन इनकम टैक्स के लॉ के हिसाब से आर्म्स लेंथ का प्राइस का मतलब है 92C, 92C, 92C और उसके रूल्स देखना पड़ेगा, तब जाकर हमको पता चलेगा कि आर्म्स लेंथ प्राइस क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। सिर्फ ट्रांसफर प्राइसिंग परचेज, सेल, इनकम, एक्सपेंस में नहीं लगता है, कॉस्ट एलोकेशन और कॉस्ट अपोर्शनमेंट भी करना है ना। अगर एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में, अगर एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में कॉस्ट एलोकेशन, कॉस्ट अपोर्शनमेंट करना है तो भी आपको आर्म्स लेंथ प्राइस के हिसाब से ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब आता हूं मैं सेक्शन 92 सबसेक्शन 3 के अंदर। 92 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? गौर से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सेक्शन का, कि ये बोलता है कि ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं एप्लीकेबल होगा, नहीं एप्लीकेबल होगा, नहीं एप्लीकेबल होगा अगर आपके आर्म्स लेंथ प्राइस लगाने से एसएससी का प्राइस गिर जाता है, आर्म्स लेंथ प्राइस गिर जाता है। ठीक है, एसएससी का प्रॉफिट गिर जाता है या लॉस बढ़ जाता है। इन शॉर्ट, अगर आर्म्स लेंथ प्राइस लगाने से एसएससी को फायदा हो जाता है तो ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल नहीं होगा। अभी आप सेलिंग प्राइस 3000 दिखा रहे हो, आर्म्स लेंथ प्राइस अप्लाई करके सेलिंग प्राइस 2500 आ रहा है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये बोलना चाहता है ये पर्टिकुलर पैराग्राफ। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आते हैं हम लोग अगले पार्ट की तरफ, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर, कि ट्रांसफर प्राइसिंग किसके कब एप्लीकेबल होता है? जब मैं ट्रांजैक्शन करता हूं किसी एसोसिएटेड एंटरप्राइज के साथ। अगर मैं किसी एसोसिएटेड एंटरप्राइज के साथ ट्रांजैक्शन करूंगा तो ही ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल होगा। अगर मैं किसी अनरिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करूंगा तो ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल नहीं होगा। अब एसोसिएट एंटरप्राइज का मतलब क्या है? उसके लिए यहां पर 10-11 अलग अलग केसेस गवर्नमेंट ने डाल के रखे हैं, वो सब एसोसिएट एंटरप्राइज है। सबसे पहले एक हिंदुस्तान लीवर करके कंपनी है, दूसरी यूनिलीवर यूके है। गवर्नमेंट बोलती है कि अगर एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी में 26% इक्विटी शेयर्स होता है, वोटिंग पावर होता है, वोटिंग पावर इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी में 26% वोटिंग पावर है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पूरे साल में कभी भी, तो ये दोनों बन जाएंगे डीम्ड टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज। दोनों क्या हो जाएंगे? एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाएंगे। सेकंड केस, एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी में 26% है और तीसरी एंटिटी में भी 26% है, तो वो दूसरी और तीसरी एंटिटी भी क्या माने जाएंगे? वो भी माने जाएंगे डीम्ड टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज। तीसरी चीज, एक एंटिटी का टोटल बुक वैल्यू ऑफ असेट 100 करोड़ है और दूसरी एंटिटी उसको एटलीस्ट 51% फाइनेंस करती है। यहां पर अगर टोटल बुक वैल्यू ऑफ असेट 100 करोड़ है और दूसरी एंटिटी आपको 51% फाइनेंस करती है, तो दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज माने जाएंगे। यहां पर आपको बुक वैल्यू देखना है, मार्केट वैल्यू नहीं देखना है। और फिर बाद में ड्यूरिंग द ईयर थोड़ा बहुत अगर असेट्स बेच भी दिया है तो फर्क नहीं पड़ता है, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपको चेक करना है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन सब पे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, आप जाकर चेक कर लेना, आपके पास पेपर में भी ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं। शुरुआत में 100 है, बाद में उन्होंने बेच दिया तो 70 हो गया, आपको 100 ही चेक करना है। एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अगर आप 51% लोन का 51% असेट को फाइनेंस करते हो तो आप दोनों बन जाओगे डीम्ड टू बी एसोसिएट। नेक्स्ट, अगर एक एंटिटी के पास 200 लाख का बोरोइंग है और दूसरी एंटिटी उसको एटलीस्ट 10% गारंटी देती है बैंक को, आपने 200 लाख का लोन लिया है और मैं आपके 200 लाख के लोन का 10% गारंटर बनता हूं, तो भी हम दोनों क्या बन जाएंगे? डीम्ड टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएंगे। पॉइंट नंबर 5, एक एंटिटी अगर दूसरी एंटिटी के आधे से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करती है, आधे से ज्यादा डायरेक्टर या आधे से ज्यादा मेंबर ऑफ गवर्निंग बोर्ड अपॉइंट करती है, तो दोनों एंटिटी माने जाएंगे डीम्ड टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज। दूसरा पॉइंट,
एक एंटिटी दूसरे एंटिटी का सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करती है तो दोनों माने जाएंगे डीम टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज, या एक एंटिटी दूसरी एंटिटी का सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ गवर्निंग बोर्ड अपॉइंट करती है, एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए एक ही काफी है, एक एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ गवर्निंग बोर्ड अपॉइंट करती है दूसरी एंटिटी का, तो दोनों बन जाएंगे डीम टू बी एसोसिएटेड एंटरप्राइज। अब यही पॉइंट नंबर 6 में ऐसा क्रॉस तरीके से दिया गया है, एक एंटिटी दूसरी एंटिटी के आधे से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं और तीसरी एंटिटी के आधे से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं तो दूसरी और तीसरी एंटिटी भी बन जाएंगी एसोसिएट एंटरप्राइज। अगर एक एंटिटी दूसरी एंटिटी के आधे से ज्यादा मेंबर ऑफ गवर्निंग बोर्ड अपॉइंट करते हैं और तीसरी एंटिटी के आधे से ज्यादा मेंबर ऑफ गवर्निंग बोर्ड अपॉइंट करते हैं तो दूसरी और तीसरी एंटिटी भी बन जाएंगे डीम टू बी एसोसिएट। उसी तरीके से एक एंटिटी दूसरी एंटिटी का एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या एक एग्जीक्यूटिव मेंबर तीसरी एंटिटी का एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या एक एग्जीक्यूटिव मेंबर अपॉइंट करता है तो भी ये दोनों बन जाएंगे डीम टू बी एसोसिएटेड एंटरप्राइज। ये किसी भी कॉम्बिनेशन में अगर होगा तो ये दूसरी और तीसरी एंटिटी बन जाएंगे डीम टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज, ये चीज दिमाग में रखना। नेक्स्ट, अगर एक एंटिटी दूसरी एंटिटी पे होल्ली डिपेंडेंट है, होल्ली डिपेंडेंट है किस चीज के लिए? दूसरी एंटिटी के नो हाउ के लिए, दूसरी एंटिटी के पेटेंट के लिए, दूसरी एंटिटी के कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइज या एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट। तो एक एंटिटी दूसरी एंटिटी के ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स पे होल्ली डिपेंडेंट है, पार्ट भी नहीं चलेगा, होल्ली डिपेंडेंट है तो दोनों बन जाएंगे डीम टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज। नेक्स्ट, अगर एक एंटिटी दूसरी एंटिटी से 90% रॉ मटेरियल खरीदती है, मैं रॉ मटेरियल खरीदता हूं लेकिन 90% एक ही आदमी से खरीदता हूं तो मैं और वो आदमी बन जाएंगे डीम टू बी एसोसिएटेड एंटरप्राइज। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं एक इंडिविजुअल हूं और दुबई में एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें मैं और मेरे रिलेटिव्स मिलकर कंट्रोल करते हैं, मैं और मेरे रिलेटिव्स कंट्रोल है तो मेरा प्रोप्राइटरशिप फर्म और दुबई का पार्टनरशिप फर्म दोनों क्या माना जाएगा? दोनों माना जाएगा डीम टू बी एसोसिएटेड एंटरप्राइज। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, मैं एक एचयूएफ हूं जो इंडिया में बिजनेस करता हूं और मेरे घर के मेंबर और उनके रिलेटिव्स मिलकर बाहर एक एंटिटी फॉर्म करते हैं, तो मैं एचयूएफ हूं और बाहर एंटिटी किसकी है? मेरे घर के लोगों की है और उनके रिलेटिव की एंटिटी है, तो मैं और वो भी बन जाएंगे डीम टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं एक पार्टनरशिप फर्म हूं, मैं एक एओपी बीओआई हूं और अगर कोई भी एंटिटी कोई भी एंटरप्राइज का मुझ में अगर 10% स्टेक है या उससे ज्यादा है तो मैं और वो पार्टनरशिप, मैं पार्टनरशिप फर्म हूं, मैं एओपी बीओआई हूं और सामने वाला कोई भी एंटिटी, इंसान हो या कंपनी हो, फर्म हो, एलएलपी हो, कोई भी हो, अगर उसका मेरी फर्म के अंदर मेरे एओपी बीओआई में 10% स्टेक है तो हम दोनों बन जाएंगे व्हाट? डीम टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज। देखो, एसोसिएट एंटरप्राइज पता लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक एसोसिएट एंटरप्राइज पता नहीं लगाओगे तब तक एसएससी के ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग का प्रोविजन लग ही नहीं सकता है। ट्रांसफर प्राइसिंग लगाने के लिए दोनों के बीच में एसोसिएटेड एंटरप्राइज का रिलेशनशिप होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक बार वो पता चल गया, अब हम लोग आते हैं कि ट्रांसफर प्राइसिंग के चार्जिंग सेक्शन में क्या लिखा था? एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। तो अब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किसे कहा जाता है? देखो, यहां पर दो सबसेक्शन है, 92B सबसेक्शन 1 ये है और 92B सबसेक्शन 2 ये है। सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? अगर जब एक ट्रांजैक्शन दो एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में होगा, किसके बीच में होगा? दो एसोसिएटेड एंटरप्राइज के बीच में होगा। एसोसिएट एंटरप्राइज अभी पढ़ा, अगर एक ट्रांजैक्शन दो एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में होगा जिसमें से एक पार्टी का एनआर होना जरूरी है, एक का एनआर होना जरूरी है, तो वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है। सर दोनों एनआर हो सकते हैं, दोनों एनआर भी पॉसिबल है। सर दोनों रेसिडेंट हो सकते हैं, दोनों रेसिडेंट नहीं हो सकते। अगर दोनों रेसिडेंट होंगे तो फिर क्या काय का इंटरनेशनल? जब दोनों इंडिया के ये तो इंटरनेशनल कैसे बोलोगे? दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइज होना चाहिए और एक पार्टी का एनआर होना जरूरी है। और फिर ट्रांजैक्शन का नेचर कुछ भी हो सकता है, परचेज हो सकता है, सेल हो सकता है, लीज हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, प्रोविजन ऑफ सर्विस हो सकता है, बोरिंग हो सकता है, लेंडिंग हो सकता है, गारंटी हो सकता है, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग हो सकता है, अमालगमेशन, डीमर्जर, स्लम सेल, कुछ भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन की तरफ एंड दैट इज डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। यहां पर एक कंपनी है एक्स जो इंडिया के अंदर है, यहां पर एक दूसरी कंपनी है वाई जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। अब ये दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइज है। अब ये दोनों अगर आपस में ट्रांजैक्शन करेंगे तो ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाएगा। क्यों लगेगा? क्योंकि एक इंडिया में है, एक बाहर है, एक रेसिडेंट है, एक नॉन रेसिडेंट है और दोनों क्या है? एसोसिएट एंटरप्राइज है। तो लोग क्या करते हैं? लोग ऐसे डायरेक्टली ट्रांजैक्शन नहीं करते, एक तीसरे आदमी को बिठाते हैं जेड इन सिंगापुर। सिंगापुर में एक तीसरा आदमी बिठाएंगे, जेड वो अनरिलेटेड पार्टी है, उसके साथ ट्रांजैक्शन करेंगे और जेड और वाई के बीच में एक प्रायर अग्रीमेंट होगा। क्या होगा? जेड और वाई के बीच में एक प्रायर अग्रीमेंट। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया अगर आप किसी थर्ड पार्टी से ट्रांजैक्शन करते हो और उस थर्ड पार्टी का ऑलरेडी तुम्हारे एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ अगर प्रायर अग्रीमेंट है तो तुम्हारा ट्रांजैक्शन और वो थर्ड पार्टी का ट्रांजैक्शन विल बी डीम्ड टू बी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। एक्स और जेड का ट्रांजैक्शन डीम्ड, कब डीम्ड माना जाएगा?
जब Z और Y ने ऑलरेडी खिचड़ी बना के रखी है। ऑलरेडी खिचड़ी बना के रखी का मतलब क्या है? दोनों के बीच में ऑलरेडी एक प्रायर एग्रीमेंट है। जब Z और Y अनरिलेटेड पार्टी और एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में ऑलरेडी खिचड़ी बनी हुई है, अगर ऐसे इंसान के साथ आप ट्रांजैक्शन करते हो तो ये डीम टू बी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, इस पे ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा। फिर ये मैटर नहीं करता है कि Z का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। Z अगर नॉन रेजिडेंट है तब तो लगेगा ही, Z अगर रेजिडेंट भी बन जाता है ना तब भी X और Z का रिलेशनशिप जो है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का ही होगा और आपके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाएगा, लग जाएगा, लग जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब आता हूं मैं अपने अगले पार्ट की तरफ। 92C के अंदर क्या लिखा था? एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन शैल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस। तो सर आर्म्स लेंथ प्राइस क्या होता है, कौन निकालेगा, कैसे निकालेगा, क्या करना है सर? तो सबसे पहले आर्म्स लेंथ प्राइस कौन निकालेगा, कैसे निकालेगा, उन सब के बारे में एक एक करके बता रहा हूं मैं। 92C के अंदर बोला गया है कि अगर आप कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करोगे या कोई भी स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन भी करोगे, जिसपे हम लोग बाद में बात करेंगे, देन आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड चूज करना है खुद से। आप चूज करोगे मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड, आप चूज करोगे बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, क्लास ऑफ एसोसिएट एंटरप्राइज, फंक्शन परफॉर्म बाय द एसएससी एंड अदर रेलेवेंट फैक्टर। आपको मेथड चूज करना है और आपके पास ये 5 मेथड है। कप मेथड है, रीसेल प्राइस मेथड है, कॉस्ट प्लस मेथड है, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड है, ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड है, एनी सच अदर मेथड एज मे बी प्रिस्क्राइब। ये 6 मेथड में से कोई भी एक मेथड आप चूज कर लो, उसमें से 5 एकदम स्पेसिफिक मेथड है, जो छठा वाला है वो जनरल मेथड है। ठीक है, एक बार आपने मेथड चूज किया, आपको ही करना है, सेल्फ असेसमेंट करना है एसएससी को। एसएससी को अपने हिसाब से उसको जो सबसे ज्यादा सूटेबल मेथड है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड, वो चूज करना है, उस हिसाब से आर्म्स लेंथ प्राइस निकालना है। आगे जाकर असेसमेंट होगा आपका। असेसमेंट में पेंडेंसी के टाइम पे एओ को अगर इन 4 में से कोई चीज लगती है तो फिर एओ आपका आर्म्स लेंथ प्राइस बदल सकता है। एओ को लगता है कि आपने जो प्राइस चार्ज किया है या पे किया है वो इस सेक्शन के हिसाब से नहीं किया है, एओ को ऐसा लगता है। ठीक है, एओ को ऐसा लगता है कि आपको जो 92D के अंदर डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन मेंटेन करने हैं बहुत सारे, वो आप मेंटेन नहीं करते हो। तीसरा पॉइंट, एओ को ऐसा लगता है कि आप जो डेटा यूज कर रहे हो, इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हो ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए, बहुत सारा एम्पल ऑफ डेटा की जरूरत पड़ती है, वो रिलायबल और करेक्ट नहीं है। या एओ को ऐसा लगता है कि जब एओ ने आपसे इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स मंगवाया था, 30 डेज के अंदर जनरली देना होता है, अभी अमेंडमेंट आ गया कि 10 डेज में ही देना होगा, आप फेल टू रिप्लाई करते हो, मतलब आप रिप्लाई नहीं करते हो उसको। ये 4 में से अगर एओ को कुछ भी लगता है, देन एओ विल प्रोसीड टू डिटरमाइन व्हाट द आर्म्स लेंथ प्राइस। वो आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा और वो आपका आर्म्स लेंथ प्राइस निकालेगा। ठीक है, आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल के आपकी टोटल इनकम को बढ़ा देगा। टोटल इनकम बढ़ा देगा। मान लो पहले आपकी टोटल इनकम 300 लाख थी, अब उसने टोटल इनकम को बढ़ाकर 360 लाख कर दिया। अब 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लेना, अगर उसने आपकी टोटल इनकम बढ़ा दिया ना, तो जितनी इनकम उसने बढ़ाया, पहले कितनी थी 300 लाख, अब उसने कितना बढ़ाया 60 लाख से बढ़ा दिया, तो जितनी इनकम उसने बढ़ाया 60 लाख रुपीस, उस 60 लाख रुपीस पे आपको कोई भी किस्म का चैप्टर 6A का प्रॉफिट लिंक डिडक्शन या कोई भी चैप्टर 6A का डिडक्शन या 10AA का डिडक्शन नहीं मिलेगा। मान लो आप 10AA वाले एसएससी हो तो आपका तो 100% प्रॉफिट माफ है। मान लो आप चैप्टर 6A के अंदर प्रॉफिट लिंक डिडक्शन क्लेम करते हो तो आपका 100% या 50% या 30% या 25% का प्रॉफिट माफ है। लेकिन अगर एओ ने आर्म्स लेंथ प्राइस बढ़ाया और आपकी इनकम बढ़ी, तो उस बढ़ी हुई इनकम पे आपको चैप्टर 6A और 10AA का डिडक्शन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये बहुत क्लियर लिखा है लॉ के अंदर, बी वेरी केयरफुल। सामने वाला बंदा, अगर मान लो मैं सामने वाले को आज 100 लाख रुपीस का रॉयल्टी पे कर रहा हूं, अब एओ ने रॉयल्टी को घटाकर 40 लाख रुपया कर दिया, तो सामने वाला बंदा जो पेई है वो ये नहीं बोल सकता है कि मेरी रॉयल्टी भी 40 लाख कर दो और मेरा जो टीडीएस पहले कटा था उसका मुझे क्या दे दो, रिफंड दे दो। वो ये नहीं बोल सकता है, बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आज तो मैंने उसको 100 लाख दिया, 10% या 20% का टीडीएस काटा। अब अगर आर्म्स लेंथ प्राइस एओ यहां पर घटाकर 40 लाख कर देता है, 100 लाख से 40 कर देता है, सामने वाला बंदा अपनी इनकम रिकंप्यूट करके ये नहीं बोलेगा कि मेरे को भी मेरा क्या दे दो, रिफंड दे दो, रिफंड दे दो, रिफंड दे दो। अब हम लोग बात करेंगे सारे रूल्स के ऊपर, जितने भी मेथड्स हैं उन सब पे रूल्स है। ठीक है, रूल्स कहां दिए गए, रूल 10C के अंदर रूल सारे दिए गए और उस रूल्स के अंदर आपको सारे के सारे मेथड्स कैसे ऑपरेट होंगे उसके बारे में बोला गया है। अब मैं ये मेथड थोड़ा सा समझाना मुश्किल है वर्ड्स में, इसको बिना क्वेश्चन के देखिए आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो क्लास में हमने जो भी क्वेश्चन किया था वो सामने रखो, चार्ट वार्ट बनवाया था मैंने क्लास में आपको, वो सामने रखो तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड में क्या करना है, सुनो। कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड में क्या करना है पता है आपको, आप जो अनरिलेटेड पार्टी को जिस प्राइस पे बेचते हो या अनरिलेटेड पार्टी को जिस प्राइस से खरीदते हो वो प्राइस सबसे पहले ढूंढना है। ठीक है, अनरिलेटेड पार्टी का प्राइस ढूंढना है, अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन ढूंढ लिया सर, उसके बाद क्या करना है,
उसके बाद उसी प्राइस में जो अनरिलेटेड पार्टी का प्राइस है उसमें फंक्शनल डिफरेंसेस करना है। फंक्शनल डिफरेंस क्या होता है? हाँ, आप अपने एसोसिएट एंटरप्राइज को वारंटी देते हो या नहीं देते हो, यहां डिस्काउंट देते हो या नहीं देते हो, या आप इंश्योरेंस ऑफ रेट भी चार्ज करते हो, यहां इंश्योरेंस ऑफ रेट नहीं चार्ज, उस हिसाब से आपको एडलेस करना है तो आपको आ जाएगा आपका आर्म्स लेंथ प्राइस। इट इज एज सिंपल एज दिस, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। आता हूं मैं रीसेल प्राइस मेथड की तरफ। यह सबसे जबरदस्त पॉइंट है। इसमें आप क्या करते हो? इसमें आप एसोसिएटेड एंटरप्राइज से खरीद के अनरिलेटेड पार्टी को बेच देते हो, ठीक है। क्या करते हो? एसोसिएटेड एंटरप्राइज से महंगे में खरीदते हो और अनरिलेटेड पार्टी को नॉर्मल प्राइस पे बेच देते हो। मान लो एसोसिएट एंटरप्राइज से 2900 में खरीदा, महंगे में खरीदा ताकि आपको ज्यादा डिडक्शन मिले, और 3000 रुपीज में बेच दिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है? सबसे पहला स्टेप, जो एसोसिएट एंटरप्राइज से खरीदा और अनरिलेटेड पार्टी को कितने में बेचा, तो रीसेल प्राइस सबसे पहले लिखना पड़ेगा तुझे। एसोसिएट एंटिटी से खरीद के अनरिलेटेड पार्टी को कितने में बेचा? 3000 में बेचा, वो लिख, ठीक है। स्टेप नंबर 2, अब चेक कर, अगर ये सेम चीज तू अनरिलेटेड पार्टी से खरीद के अनरिलेटेड पार्टी को बेचता है, सेम चीज, सिमिलर चीज अगर अनरिलेटेड पार्टी से खरीद के अनरिलेटेड पार्टी को बेचता है, तो वहां कितना जीपी मार्जिन होता है? सपोज वहां पर 30% जीपी मार्जिन होता है, तो गवर्नमेंट बोल रही है उतना जीपी मार्जिन तेरे सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दे। कौन से वाले सेलिंग प्राइस में से? जो पॉइंट नंबर 1 में सेलिंग प्राइस लिखा था उसमें से माइनस कर दे। उसके बाद सब, जब तूने रिलेटेड पार्टी से खरीदा था तब तूने कुछ परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस इनकर किया होगा, लाइक कस्टम ड्यूटी, लाइक फ्रेट एक्सेट्रा। ये सब एग्जांपल सामने रखो, देखो चार्ट सामने रखो, सब याद आ जाएगा, ठीक है। वो दोनों चीज, वो 2-3 चीज जो भी परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो माइनस कर दो, वो भी माइनस कर दिया। उसके बाद दोनों ट्रांजैक्शन के बीच में देखो क्या फंक्शनल डिफरेंस है। कौन से 2 ट्रांजैक्शन? एक जो तूने रिलेटेड पार्टी से खरीद के अनरिलेटेड पार्टी को बेचा था, और दूसरा जो अनरिलेटेड पार्टी से खरीद के अनरिलेटेड पार्टी को बेचा। दोनों ट्रांजैक्शन में क्या फंक्शनल डिफरेंस है वो आइडेंटिफाई कर, एडलेस कर, देखो आर्म्स लेंथ प्राइस आ जाएगा, और उस आर्म्स लेंथ प्राइस के हिसाब से आपको टैक्स भरना होगा, ठीक है। अब आता हूं मैं प्रॉफिट स्प्लिट मेथड के अंदर। प्रॉफिट स्प्लिट मेथड कब अप्लाई होगा? जब 2 से ज्यादा एंटिटी मिलके आती है, कुछ ज्वाइंट वेंचर करती है, ठीक है। अब 3 एंटिटी मिलके ज्वाइंट वेंचर कर रही है, तो उसने कुछ कंबाइंड प्रॉफिट कमाया होगा। जो भी कंबाइंड प्रॉफिट तीनों ने मिलके कमाया है सबसे पहले वो लिख दो, ठीक है। मान लो तीनों ने मिलके कंबाइंड प्रॉफिट कमाया है कितना? से $10,000 का, जो क्लास में मैंने एग्जांपल दिया था। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, $10,000। अब इस कंबाइंड प्रॉफिट को क्या करो, आप रिलेटिव कंट्रीब्यूशन रेशियो देखो, किसने कितना एफर्ट डाला है। इंडियन एंटिटी ने कितना एफर्ट डाला है, यूएस की एंटिटी ने कितना एफर्ट डाला है, सिंगापुर की एंटिटी ने कितना एफर्ट डाला है। रिलेटिव कंट्रीब्यूशन निकालो, ये रेशियो आपको एग्जाम में दिया जाएगा, डोंट वरी। ये फार एनालिसिस करके आता है, फंक्शन एसेट एंड रिस्क एनालिसिस करके ये आपको रिलेटिव कंट्रीब्यूशन रेशियो पता चलेगा, किसने कितना फंक्शन परफॉर्म किया, किसने कितना एसेट यूज किया, किसने कितना रिस्क लिया। उस हिसाब से ये आपको रिलेटिव कंट्रीब्यूशन रेशियो पता चलेगा। ये रिलेटिव कंट्रीब्यूशन रेशियो निकालो, पता चलता है जो इंडियन एंटिटी है उसने 50% एफर्ट डाला है, तो उसको 50% का क्रेडिट जाना चाहिए। तो जो भी आपने प्रॉफिट निकाला था कितना? $10,000 का, ठीक है। $10,000 का 50% इंडियन एंटिटी को जाना चाहिए, मतलब $5,000 इंडियन एंटिटी को जाना चाहिए। फिर इंडियन एंटिटी क्या करेगा? इसमें अपना कॉस्ट ऐड करेगा, कॉस्ट ऐड करने के बाद उसको क्या मिल जाएगा? उसका आर्म्स लेंथ प्राइस मिल जाएगा, चेक कर लो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते टुवर्ड द नेक्स्ट मेथड, दैट इज कॉस्ट प्लस मेथड। कॉस्ट प्लस मेथड में आपको क्या करना है? जो आप अपने एसोसिएट एंटिटी को सामान बेचते हो, पहले उसका पूरा कॉस्ट निकाल लो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। एसोसिएट एंटिटी को सामान बेचा या सर्विस दिया, उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट निकाल लो, ठीक है। उसके बाद जब थर्ड पार्टी को आप कोई सर्विस देते हो, सिमिलर सामान बेचते हो, तो उसको कितना जीपी मार्जिन चार्ज करते हो? जीपी मार्जिन, सपोज उसको जीपी मार्जिन चार्ज करते हो 50% ऑन कॉस्ट। कितना? 50% ऑन कॉस्ट। तो पहले आप कॉस्ट किसका निकालना है? पॉइंट नंबर 1 में अपने एसोसिएट एंटिटी को सामान जो बेचते हो, एसोसिएट एंटिटी को सर्विस जो देते हो, उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट निकाल लो। मान लो वो 2 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद मार्कअप किसका निकालना है? मार्कअप थर्ड पार्टी वाले का निकालना है, आर्म्स लेंथ वाला मार्कअप निकालना है, तो वो 50% है। अब इस 50% में आपको छेड़खानी करना है। देखो कॉस्ट प्लस मेथड में और टीएनएमएम में ना आपको मार्जिन के अंदर खेलना है, मार्जिन को एडजस्ट करके एक नया मार्जिन पता लगाना है। तो यहां पर अब आपको जो मार्जिन मिला ना, नॉर्मल जीपी मार्जिन 50%, उसमें आपको एडजस्ट करना है फंक्शनल डिफरेंसेस, आपके ट्रांजैक्शन में और अनरिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन में क्या डिफरेंसेस है। और फिर एक बार जो रिवाइज जीपी आ जाएगा, वो रिवाइज जीपी आप कॉस्ट में ऐड करोगे, पॉइंट नंबर 1 वाले कॉस्ट में ऐड करोगे, तो आपको क्या आ जाएगा? आपका आर्म्स लेंथ प्राइस आ जाएगा, ठीक है। ये सारा डेटा आपको एग्जाम में देगा। फंक्शनल डिफरेंसेस एक एक्स्ट्रा चीज देगा, वो आपको पता लगाना है, एडलेस कैसे करना है, बस वो आपको पता लगाना पड़ेगा। जितने सम सॉल्व करोगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगी, और कुछ नहीं। लास्ट मेथड यहां पर है ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड। ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड में क्या करना होता है? डायरेक्टली नेट प्रॉफिट कंपेयर करने का। आपने अपने एसोसिएट एंटरप्राइज को सामान बेचा या एसोसिएट एंटरप्राइज से सामान खरीदा, उसका नेट प्रॉफिट थर्ड पार्टी के नेट प्रॉफिट से डायरेक्टली कंपेयर करो। सबसे पहले आप अपने एसोसिएट एंटरप्राइज को बेचते हो
तो आपका मार्जिन कितना है विथ रेलेवेंट बेस। रेलेवेंट बेस का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर आपको क्या लेना है। देखो न्यूमरेटर में तो आप प्रॉफिट ही लोगे, ऑपरेशनल प्रॉफिट, ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या लेना है। इंस्टीट्यूट किसी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में क्या ले लेता है, डिनोमिनेटर में किसी क्वेश्चन में सेल्स ले लेता है, किसी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में ऑपरेटिंग कॉस्ट ले लेता है। वो लोग एकदम सही है। डिनोमिनेटर में सेल कब लेने का, ऑपरेटिंग कॉस्ट लेने का कब, वो मैं आपको क्लास में बता चुका हूं। हमेशा याद रखना, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो डिनोमिनेटर में आप ऑपरेटिंग कॉस्ट लोगे, और अगर आप इंपोर्ट करते हो तो डिनोमिनेटर में आप सेल्स लोगे। बी वेरी केयरफुल। एक्सपोर्ट करते हो तो कॉस्ट लोगे, इंपोर्ट करते हो तो सेल लोगे, उस हिसाब से आपका डिनोमिनेटर में रेलेवेंट बेस आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एसोसिएट एंट्री को जो सामान बेचा उसका डिनोमिनेटर क्या आएगा, सामान बेचा तो डिनोमिनेटर में कॉस्ट आएगा, सामान खरीदा तो डिनोमिनेटर में सेल्स आएगा। उसके बाद अनरिलेटेड पार्टी को जब सामान बेचते हो तो उस टाइम पे भी सेम ही बेस लेना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में इन दोनों मार्जिन के अंदर सपोज ये 20% है और अनरिलेटेड का 28% है, तो अब इन दोनों मार्जिन के अंदर कोई फंक्शनल डिफरेंसेस है तो मार्जिन में एडजस्ट करो, और उसके बाद आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। उससे आप क्या निकाल लो, उससे आप अपना आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल लो। इज इट क्लियर। नेक्स्ट इज रूल 10CA, जिसको हम लोग रेंज कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। अब रेंज कॉन्सेप्ट क्या है, मैं सबसे पहले आपको इसका बेसिक बैकग्राउंड दे देता हूं। जब भी आप आर्म्स लेंथ प्राइस निकालने जाओगे ना मार्केट में, तो एक से ज्यादा आर्म्स लेंथ प्राइस आएगा ही। अब एक से ज्यादा आर्म्स लेंथ प्राइस आएगा तो क्या करने का, तो गवर्नमेंट बोलती है रूल 10CA फॉलो करने का, ठीक है। रूल 10CA, रूल 10CA क्या है, रेंज कॉन्सेप्ट फॉलो करने का। सबसे पहले रेंज कॉन्सेप्ट फॉलो करने के लिए कौन कौन से मेथड के लिए रेंज कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है और किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। मैं किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है वो बता देता हूं आपको, ठीक है। दो चीज सबसे पहले बता देता हूं, किस किस के लिए रेंज कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। रेंज कॉन्सेप्ट प्रॉफिट स्प्लिट मेथड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, और रेंज कॉन्सेप्ट किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, जो छठा मेथड है ना, एनी अदर प्रिस्क्राइब मेथड, उसके लिए भी रेंज कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। ये दो मेथड के लिए रेंज कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है, इसका मतलब बचे हुए 4 मेथड के लिए रेंज कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। अब इसके अंदर एक और चीज बोल देता हूं, जो कप मेथड है ना, उसमें आपको सिर्फ करंट ईयर का डेटा लेना है मार्केट से, लेकिन जो बचे हुए 3 मेथड है ना, जो आपका रीसेल प्राइस मेथड है, जो आपका कॉस्ट प्लस मेथड है, और जो आपका TNMM है, इसमें आपको मल्टीपल ईयर का डेटा लेना पड़ेगा, मतलब करंट ईयर और लास्ट 2 साल का डेटा भी लेना पड़ेगा। वो बड़ा सा एग्जांपल जो मैंने क्लास में करवाया था आपको, वो चेक करके वो ओपन करके बैठ जाना, ठीक है। तो देयरफॉर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रेंज कॉन्सेप्ट प्रॉफिट स्प्लिट मेथड के लिए नहीं है और छठे मेथड के लिए भी नहीं है, और जो बचे हुए 4 मेथड है उसमें कप मेथड के लिए सिर्फ करंट ईयर का डेटा लेना है, बाकी 3 मेथड में आपको करंट ईयर और लास्ट 2 साल का डेटा लेना है। मिसाल के तौर पर हम लोग TNMM फॉलो करते हैं, ठीक है। TNMM में आपको क्या चाहिए होता है, आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, सेल्स, ये सब चाहिए होता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है पता है, कम से कम 6 कंपनी का मार्केट में जाकर डेटा लेकर आने का, जी ठीक है, जो आपके जैसा काम करती है, ठीक है। मान लो आप किसी को सामान बेचते हो, एक्सपोर्ट करते हो, तो TNMM में अगर एक्सपोर्ट करते हो तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर कॉस्ट होना चाहिए। तो कम से कम 6 कंपनी का डेटा जाकर लेकर आ जाओ। 7 कंपनी चलेगी, दौड़ेगी, 8 भी दौड़ेगी, 10 भी दौड़ेगी, मिनिमम 6 होना चाहिए। मान लो 6 कंपनी का आप डेटा लेकर आते हो, क्या लेकर आ रहे हो, TNMM में आपको सिर्फ 3 साल का डेटा चाहिए और कप मेथड में आपको सिर्फ करंट ईयर का डेटा चाहिए। तो मान लो TNMM फॉलो करते हैं हम लोग, TNMM में आप जाओ 6 कंपनी का, सिमिलर कंपनी का डेटा लेके आओ जो अनरिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करती है, जो ऐसा डेटा होना चाहिए, जो गड़बड़ा वाला डेटा नहीं होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा डेटा होना चाहिए। ऐसी 6 कंपनी उठा के लाओ जो अनरिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करती है, ठीक है सर। तो उनका क्या चाहिए आपको, करंट ईयर और लास्ट 2 साल का OP चाहिए, OC चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, लेकर आ जाओ। तीनों का 3 साल का, 6 के 6 कंपनी का 3 साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऐड करो, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऐड करो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऐड, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऐड करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उसको डिवाइड करो। 3 साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट न्यूमरेटर, 3 साल का ऑपरेटिंग कॉस्ट डिनोमिनेटर, और सबका परसेंटेज निकालो, ठीक है। 6 के 6 कंपनी का OP अपॉन OC का 3-3 साल का एवरेज निकालो, आ गया। अब वो जो भी परसेंटेजेस आए आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना होता है, ठीक है। तो वो परसेंटेज हो सकता है पहले 10 है, फिर 12 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 14 है, फिर 18 है, वो जो भी ऑर्डर है वो छोड़ो, उसको असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर दो। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद आपको क्या करना है, गौर से सुनना मेरी बात, ठीक है। उसके बाद आपको कितना डेटा आपने उठाया, 6 डेटा उठाया, 6 डेटा का 35% निकालो। 35 परसेंटाइल अगर वो फ्रैक्शन आता है तो उसके अगले नंबर पे जाओ, और अगर वो होल नंबर आता है, मतलब होल नंबर मतलब जिसमें फ्रैक्शन नहीं आ रहा है, पॉइंट नहीं आ रहा है, तो आपको इस नंबर और अगले नंबर का एवरेज लेना है, ठीक है। तो 6 का 35% निकालो, अगर फ्रैक्शन आता है तो अगले नंबर पे चले जाओ, और अगर होल नंबर आता है तो इस नंबर और अगले नंबर का एवरेज ले लो, ठीक है। उसके बाद 65% निकालो। 65% का भी आप क्या करो, आप देखो 65% निकालने के बाद फ्रैक्शन आता है क्या, फ्रैक्शन आता है तो अगले नंबर पे चले जाओ, और अगर होल नंबर आता है तो उस नंबर और अगले नंबर का एवरेज ले लो। ये आपको रेंज मिल जाएगा। अगर आपका आर्म्स लेंथ प्राइस इस रेंज में है तो गवर्नमेंट आपको छोड़ देगी, ठीक है। लेकिन अगर आपका आर्म्स लेंथ प्राइस इस रेंज के नीचे है तो फिर आपको मीडियन निकालना पड़ेगा 6 का। 6 का मीडियन क्या होता है, 6 का मीडियन 3 होता है।
तीन क्या है, तीन फ्रैक्शन है, तो 3 और 4 का एवरेज लेना पड़ेगा। 3 पॉइंट नंबर 3 पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था ना ऊपर, उसमें पॉइंट नंबर 3 में जितना परसेंट था और पॉइंट नंबर 4 में जो परसेंट था उसका दोनों का आपको एवरेज लेना पड़ेगा। ये ज्यादा अच्छे से आप तभी समझोगे जब आप कोई क्वेश्चन उठा के सामने रखोगे, जो मैंने आपको क्लास में करवाया था, जाके चेक कर लेना, ठीक है। अब रेंज कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल है, पहले आप सारे मार्जिन निकाल लो, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, फिर 65 परसेंटाइल 35 परसेंटाइल निकाल लो, आपका मार्जिन उस रेंज में होना चाहिए। उस रेंज में है तो बच गए, अगर उस रेंज में नहीं है तो फिर मीडियन निकालो, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं मैं आगे। अगर आपके पास 6 एंट्री भी नहीं मिल रही है मार्केट में जाकर, सर मार्केट में बहुत ढूंढा सर, 6 एंट्री भी नहीं मिल रही है, सिर्फ 2 ही कंपनी का डेटा मिल रहा है, उससे ज्यादा मिल ही नहीं रहा है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, तो फिर मुझे उन 2 कंपनी के डेटा का अरिथमेटिकल मीन लेना पड़ेगा, नॉर्मल एवरेज लेना पड़ेगा, दोनों का प्राइस, दोनों का परसेंटेज ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, ये प्राइस हो गया, और फिर उसको आप अपने प्राइस से कंपेयर करोगे, और अगर 3% से ज्यादा डिफरेंस है तो ही लोगे, नहीं तो नहीं लोगे। दोनों के बीच में 3% से ज्यादा का डिफरेंस है तो ही लोगे। मिसाल के तौर पर आपका आर्म्स लेंथ प्राइस 100 रुपीज है, मार्केट में जाकर एवरेज ले रहे हो आप, एवरेज आ रहा है 108 रुपया, 2 प्राइस का एवरेज 108 आ रहा है, 3% से ज्यादा है तो फिर आप 108 रुपया ले लो, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट में जाकर एवरेज निकाल रहे हो तो 102 रुपया आ रहा है, तो 100 और 102 का डिफरेंस कितना है, 3% से कम है, तो फिर आपको 102 नहीं लेना है, 100 ही लेना है एज योर प्राइस, ओके। उस केस में रेंज कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा आपके केस में, तो बी वेरी केयरफुल। इस तरीके से आपको ये प्रोविजन अप्लाई करना है। आगे बढ़ता हूं मैं ब्राइट लाइन टेस्ट की तरफ। यहां पर सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, बॉश एंड लॉम आई केयर। ब्राइट लाइन टेस्ट क्या होता है, जब एक फॉरेन कंपनी इंडिया में अपनी सब्सिडरी खोलती है, और जब वो सब्सिडरी इंडिया में अपने फॉरेन कंपनी के लिए इंडिया में क्या करती है, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, प्रमोशन के खर्चे करती है, जिसको ग्लोबली बोला जाता है एएमपी एक्सपेंस, तो वो जितना भी खर्चा करती है तो उस खर्चे को भी आर्म्स लेंथ प्राइस के हिसाब से करना चाहिए। उस खर्चे को 2 कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ता है, रूटीन खर्चा, नॉन रूटीन खर्चा। रूटीन मतलब नॉर्मल प्राइस पे खर्चा किया, ज्यादा नहीं किया है, नॉन रूटीन मतलब एक्सेस कर दिया है, तो वो जो एक्सेस खर्चा है ना वो डिसअलाउ हो जाता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट इंडिया में है ही नहीं, ये ब्राइट लाइन का टेस्ट का कॉन्सेप्ट ये यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, वो सब कंट्री के अंदर, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर है। इंडिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट आया नहीं है अभी तक कि अगर एक फॉरेन कंपनी इंडिया में सब्सिडरी खोलती है और वो सब्सिडरी अपने फॉरेन कंपनी का इंडिया में ब्रांड प्रमोट कर रही है लार्ज स्केल पे, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, प्रमोशन एक्सपेंसेस के केस में, तो जितना भी ज्यादा खर्चा करेगी तो वो डिसअलाउ कर देने का ऐसा प्रोविजन इंडिया में आया नहीं है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्राइट लाइन टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया, दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला। बोलो सेंट्रल गवर्नमेंट को कि पहले इस पे कोई कानून बनाओ, जब कानून बन जाएगा तब ब्राइट लाइन टेस्ट लगाते बैठना, ठीक है। अभी फिलहाल बिना कोई मशीनरी प्रोविजन के, बिना कोई कानून के एसएससी के ऊपर ब्राइट लाइन टेस्ट आप नहीं लगा सकते हो। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज 92 सीए रेफरेंस टू टीपीओ। एओ को लग रहा है असेसमेंट के टाइम पे कि भाई मेरे से तो ना हो पाएगा, असेसमेंट के टाइम पे उसको लग रहा है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का आर्म्स लेंथ प्राइस निकालना और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन का आर्म्स लेंथ प्राइस निकालना मेरे से हो नहीं पा रहा है, तो वो क्या कर सकता है, वो रेफरेंस कर सकता है किसको, टीपीओ को। एक अप्रूवल ले लेगा सीआईटी से और टीपीओ को रेफर करेगा, बोलेगा कि भाई आप मुझे मदद करो, ठीक है। तो एओ क्या कर रहा है, एओ को खुद से जम नहीं रहा है, खुद से पता नहीं चल रहा है कि आर्म्स लेंथ प्राइस कैसे निकाले, तो वो टीपीओ के पास जाएगा, लेकिन प्रीवियस अप्रूवल लेगा सीआईटी से, ठीक है। उसके बाद टीपीओ क्या करेगा, टीपीओ नोटिस सर्व करेगा किसको, एसएससी को। एसएससी से सारे एविडेंस लेगा, टीपीओ खुद से भी मेहनत करेगा और आर्म्स लेंथ प्राइस निकालेगा, ठीक है। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या टीपीओ को जो मैंने रेफर किया उसके अलावा कोई दूसरे आर्म्स लेंथ प्राइस भी निकाल सकता है। मान लो मैंने टीपीओ को रेफर किया कि आप ना रॉयल्टी का आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल के दो, अब टीपीओ क्या खुद से एफटीएस का आर्म्स लेंथ प्राइस भी निकाल सकता है? हाँ कर सकता है, यहां पर लॉ बोलता है कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के केस में कर सकता है, डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में नहीं कर सकता है, ठीक है। डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के केस में वो खुद से नया मुद्दा उठा नहीं सकता है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में एओ ने जो रेफर किया है वो भी उठा सकता है, और एओ ने जो नहीं रेफर किया है टीपीओ को खुद से अगर कोई आर्म्स लेंथ प्राइस निकालना है तो वो भी निकाल सकता है, ठीक है। उसके बाद सारे एविडेंस गैदर करेगा टीपीओ, एसएससी से भी एविडेंस लेगा और एक ऑर्डर पास करेगा, ठीक है। उसका जो भी ऑर्डर है वो एसएससी पे बाइंडिंग नहीं है, लेकिन टीपीओ पे, वो एओ पे बाइंडिंग हो जाएगा। वो जो भी बोलेगा एओ को वो करना पड़ेगा, 100% उसको करना ही पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो भी टीपीओ ऑर्डर पास करेगा वो एओ पे बाइंडिंग है, एसएससी पे बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। अच्छा, टीपीओ ऑर्डर कब पास करेगा, जो आपका नॉर्मल असेसमेंट करने का टाइम लिमिट है ना, उसके एटलीस्ट 60 डेज पहले वो अपना ऑर्डर पास करेगा, ठीक है। अगर नॉर्मल असेसमेंट 31 मार्च 2025 है फॉर एग्जांपल, तो उससे 60 दिन पीछे आ जाओ, 60 दिन पीछे मेरे हिसाब से 31 जैन 2025 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली वही आएगा, देख लेना आप लोग, ठीक है। अभी मैं एक्जैक्टली उसके अंदर नहीं जा रहा हूं, तो एटलीस्ट 60 डेज प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ व्हाट, कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट, ठीक है। अब दो कारणों से अगर टीपीओ का असेसमेंट, असेसिंग ऑफिसर का या टीपीओ का असेसमेंट रुक जाता है, होल्ड पे आ जाता है, किसी कोर्ट के वजह से होल्ड पे आ जाता है, या फॉरेन अथॉरिटी से कोई इंफॉर्मेशन आने वाला है उसके वजह से होल्ड पे आ जाता है, तो जब भी असेसमेंट रेज्यूम होगा, जब भी असेसमेंट वापस चालू होगा, ये दो कारणों से अगर असेसमेंट रुकता है, तो जब भी असेसमेंट रेज्यूम होगा, जब भी असेसमेंट वापस चालू होगा,
तब से एओ और टीपीओ को कम से कम 60 डेज का टाइम मिलना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट बोलती है। जब भी रेज्यूम होगा 60 डेज का टाइम कम से कम उनको देना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज एओ ने टीपीओ ने अपना ऑर्डर पास कर दिया, ठीक है। अब टीपीओ ने जो ऑर्डर पास किया वो तो एओ के ऊपर बाइंडिंग है, एओ को उसी हिसाब से अपना असेसमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा। अब मान लो टीपीओ ने अपने ऑर्डर में अपैरेंट मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक कर दी? अपैरेंट मिस्टेक। तो क्या टीपीओ अपनी अपैरेंट मिस्टेक को रेक्टिफाई करेगा? हां, सेक्शन 154 में रेक्टिफाई करेगा। उसके बाद टीपीओ एओ को भी बोलेगा भाई भाई मेरी गलती तेरी गलती, मैंने जो गलती किया वो तूने भी कर दिया, क्योंकि मेरा ऑर्डर तेरे पे बाइंडिंग था, मैंने जो बोला वो तूने लिख डाला अपने ऑर्डर में, तो तू भी अपना ऑर्डर क्या कर? रेक्टिफाई कर, रेक्टिफाई कर, रेक्टिफाई कर, ठीक है। उसके बाद टीपीओ को गवर्नमेंट ने बहुत सारे पावर्स दिए कि टीपीओ अगर चाहे तो समन इशू कर सकता है, टीपीओ अगर चाहे तो सर्वे कर सकता है, टीपीओ अगर चाहे तो एसएससी से इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है। और ये जो टीपीओ की पूरी प्रोसीडिंग्स है वो भी अब गवर्नमेंट ने क्या बोला है? हम फेसलेस कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, सेफ हार्बर रूल। सेफ हार्बर रूल एक ऐसा रूल है जो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए इस पे हम लोग बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। सेफ हार्बर रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन। हाँ, डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग का सेफ हार्बर रूल एप्लीकेबल है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग का सेफ हार्बर रूल आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो उसको जाने दो, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स 92D। 92D क्या बोलता है कि जो भी एसएससी ट्रांसफर प्राइसिंग जिसके लिए भी एप्लीकेबल है, फिर भले इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो या डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन हो, उनको बहुत सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन कीप एंड मेंटेन करना पड़ेगा, रखना भी पड़ेगा और बहुत सालों तक रखना पड़ेगा, ठीक है। कितने साल तक रखना पड़ेगा वो सब मैं बता रहा हूं, लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, यहां पर देखो, यहां पर 12-13 डॉक्यूमेंट्स है। ये सब किसको रखना जरूरी है? जिसका पूरे साल का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन का वैल्यू 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। जिसका 1 करोड़ रुपए से ज्यादा वैल्यू है, बस उन्हीं को रखना जरूरी है, बाकी सबके लिए जरूरी नहीं है। बाकी सब लोगों को जिनका 1 करोड़ से कम वैल्यू है, उनको सिर्फ और सिर्फ कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स रखना पड़ेगा। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रखना जरूरी नहीं है। बेसिक डॉक्यूमेंट्स क्यों रखना है? क्योंकि देखो, ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए मॉनेटरी लिमिट है। ट्रांसफर प्राइसिंग की एप्लीकेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट ने कोई भी मॉनेटरी लिमिट नहीं रखा है। अगर आप 1 लाख का भी ट्रांजैक्शन करते हो तो ट्रांसफर प्राइसिंग तो एप्लीकेबल है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट ने मॉनेटरी लिमिट डाल के रखा है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब अगर ये सारा, अगर आपका मॉनेटरी लिमिट 1 करोड़ क्रॉस हो जाता है, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है एज पर रूल 10D। क्या क्या रखना है सर? सबसे पहले प्रोफाइल ऑफ द मल्टीनेशनल ग्रुप। जिस ग्रुप को आप बिलोंग करते हो उसका एक प्रोफाइल चाहिए, उसका ओनरशिप स्ट्रक्चर चाहिए, किसमें किसने किसका किस कंपनी का किस कंपनी में कितना शेयर होल्डिंग है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन चाहिए आपके बिजनेस का, आपके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का नेचर चाहिए, क्या है, परचेज है, सेल है, रॉयल्टी है, बोरोइंग है, लेंडिंग है, क्या है। उसके बाद फाइनेंशियल एस्टीमेट चाहिए, बजट, फोरकास्ट। उसके बाद अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, उसका नेचर, उसका टर्म्स चाहिए, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस चाहिए, आप अपने ट्रांजैक्शन को अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन से कैसे कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपका एक्चुअल वर्किंग चाहिए, आर्म्स लेंथ प्राइस का। मेथड कौन सा अडॉप्ट किया है, यही मेथड क्यों अडॉप्ट किया है, उसका रीजन चाहिए। मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड क्यों लग रहा है आपको, उसका रीजन चाहिए। क्या क्या एडजस्टमेंट्स किए, उसका रीजन चाहिए। जीपी मार्जिन चाहिए, स्टैंडर्ड जीपी मार्जिन जो आप यूज करते हो इन कंप्यूटिंग सर्टेन मेथड्स, वो चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंट चाहिए, अगर लिस्टेड कंपनी है तो आपका प्राइस का डिटेल्स भी चाहिए। अग्रीमेंट चाहिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन का, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन सबको नहीं मेंटेन करना है, हर ट्रांसफर प्राइसिंग एसएससी को नहीं। जिसका एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्सीड्स 1 करोड़ रुपीस, सिर्फ उन्हीं को मेंटेन करना है, बाकी सब लोगों को कुछ मिनिमम डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। अच्छा, ये कितने साल तक मेंटेन करना है? ये मेंटेन करना है आपको 8 साल तक, फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड से 8 साल तक। अच्छा, एओ और सीआईटी अपील अगर आपसे ये मंगवाता है तो आपको ये 10 दिन में उनको देना पड़ेगा। पहले 30 डेज था, फाइनेंस एक्ट 2023 में अमेंडमेंट आया कि अब आपको 10 दिन के अंदर उनको ये देना पड़ेगा। और अगर आप एप्लीकेशन दोगे तो वो लोग आपको एक्सटेंशन भी देंगे, फॉर व्हाट? फॉर अनदर 30 डेज। चेक कर लो, ठीक है। अब हम लोग कुछ एडवांस लेवल की रिपोर्टिंग के बारे में बात करते हैं, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग के बारे में बात करेंगे। देखो, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग जो सीबीसीआर है सेक्शन 286 के अंदर बोला गया है, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ये उन्हीं एंटिटीज के लिए एप्लीकेबल है जिनका कंसोलिडेटेड ग्रुप रेवेन्यू, पूरे दुनिया का ग्लोबल ग्रुप रेवेन्यू पिछले साल का, लास्ट ईयर का ग्लोबल ग्रुप रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन 6,400 करोड़ रुपीस। जिस कंपनी का भी ग्लोबल रेवेन्यू 6,400 करोड़ रुपए से ज्यादा है लास्ट ईयर में, वो करंट ईयर में सीबीसीआर मेंटेन करेगा, ठीक है। अब बहुत आराम से बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिकी है ये। सीबीसीआर कौन फाइल करेगा सर? पेरेंट एंटिटी फाइल करेगी, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री फाइल करेगी। किसको फाइल करेगी? जॉइंट डायरेक्टर डेजिग्नेटेड बाय प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स।
कब कब रिपोर्ट करेगी? विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। जैसे अकाउंटिंग ईयर खत्म हो जाएगा उसके 12 महीने के अंदर रिपोर्ट करेगी। फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर 23-24 का सीबीसीआर कब तक भरेगी कंपनी? 31 मार्च 2025 तक, 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट अकाउंटिंग ईयर। और फॉर्म क्या है? फॉर्म 3CEAD है। तो पेरेंट एंटिटी भरेगी जो इंडिया में रेजिडेंट है। अब एक और एंटिटी को गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबल कर दिया है, उसका नाम है ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी। सर ये किस बला का नाम है? ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी। फॉर एग्जांपल सोनी जापान, जनरली सीबीसीआर पेरेंट एंटिटी भरती है। इंडिया में रिलायंस भरेगा, जापान में सोनी भरेगा, और सेफ और यूएस में एप्पल भरेगा, गूगल भरेगा, फेसबुक भरेगा। उस तरीके से सीबीसीआर का फंडा चलता है। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलती है कि वहां पर अगर सोनी जापान बोलता है कि नहीं नहीं सोनी जापान नहीं भरेगा, इंडिया में जो सोनी की सब्सिडरी है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी। सोनी जापान का पेरेंट एंटिटी किधर होगा? जापान में होगा, और उसका कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी सब्सिडरी एंटिटी किधर होगी? इंडिया में होगी। तो अगर सोनी जापान इंडियन एंटिटी को डेलीगेट करता है, डेजिग्नेट करता है, बोलता है कि नहीं तू भर सीबीसीआर, तो फिर उसका नाम क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी हो जाएगा। तो इंडिया में दो लोग सीबीसीआर भर सकते हैं, एक तो जो इंडिया में पेरेंट है रेजिडेंट वो भरेगा, और अगर कोई फॉरेन कंपनी का इंडिया में सब्सिडरी है जिसको फॉरेन कंपनी ने डेजिग्नेट किया है, बोला तू भर सीबीसीआर इंडिया में, तो वो भी इंडिया में भर सकती है। ठीक है, तो इन दोनों को गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबल ठहराया है। अब इंडिया में जितनी भी फॉरेन कंपनीज हैं जिसके पेरेंट बाहर है, बहुत ध्यान से सुनना, जिनके पेरेंट्स बाहर है और जिनकी सब्सिडरी इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी इंडिया में है, उनको हर साल नोटिफाई करना पड़ता है ज्वाइंट डायरेक्टर को एटलीस्ट 2 मंथ्स प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ सीबीसीआर। सीबीसीआर 31 मार्च 2025 है ना, तो 31 जन 2025 तक जितनी भी फॉरेन कंपनीज की इंडिया में सब्सिडरी है उनको नोटिफाई करना पड़ेगा, किसको? सीबीडीटी को, ज्वाइंट डायरेक्टर डेजिग्नेटेड बाय प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। क्या नोटिफाई करना पड़ेगा कि भाई ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी कौन है? क्या तू तो ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी नहीं है ना? और अगर तू नहीं है तो सीबीसीआर भरने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है हमको बताना। उस कंट्री से हम लोग क्या मंगवाएंगे? सीबीसीआर। देखो सीबीसीआर कोई भी एक कंट्री में भरा जाता है, बाकी सब कंट्रीज में सीबीसीआर नहीं भरोगे आप। कोई भी एक कंट्री में जहां पेरेंट होती है वहां सीबीसीआर भरा जाता है, बाकी सब कंट्रीज को सीबीसीआर क्या होता है? ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट के थ्रू हम लोग दे देंगे। मिसाल के तौर पर अगर इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्री भर रही है और जापान को उसका सीबीसीआर चाहिए, तो इंडिया और जापान एक ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट करेंगे और इंडियन गवर्नमेंट उनको वो सीबीसीआर दे देगी। फिर जापान में रिलायंस इंडस्ट्री का अगर सब्सिडरी है तो उसको सीबीसीआर भरने की जरूरत नहीं है। इसीलिए यहां पर जो ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी है ना, सोनी इंडिया, सैमसंग इंडिया, एप्पल इंडिया, गूगल इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, उन सबको सीबीडीटी बोलती है कि बताओ कौन है ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी एटलीस्ट 2 मंथ्स प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ सीबीसीआर। अगर आप नहीं हो तो बताओ कौन है। ठीक है, अगर आप हो तो आपसे लेंगे, आप नहीं है तो बताओ कौन सी कंट्री में सीबीसीआर भरा जाएगा, उस कंट्री से हम लोग सीबीसीआर मंगवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सीबीसीआर के अंदर इंफॉर्मेशन क्या होता है सर? क्या क्या रिपोर्ट के अंदर क्या इंफॉर्मेशन होता है? देखो सारी एंटिटीज का रेवेन्यू होगा, सारी एंटिटीज का प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, इनकम टैक्स होगा, कैपिटल होगा, अक्यूमुलेटेड अर्निंग्स होगा, कितना उन्होंने कमाया है, नेट प्रॉफिट कितना कमाया और पीएनएल के अंदर कितना प्रॉफिट पड़ा हुआ है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, टैंजिबल असेट्स अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये सारा डेटा, नेचर ऑफ बिजनेस होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, रेजिडेंशियल स्टेटस, ये सब डेटा सीबीसीआर के अंदर आपको देना पड़ता है एज अ कंपनी। ठीक है, अब अगला पॉइंट समझने के लिए आपको फिर से एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, सपोज सोनी जापान है और सोनी इंडिया है, बताओ सीबीसीआर कौन भरेगा? बाय डिफॉल्ट तो सोनी जापान को ही भरना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जहां पर पेरेंट एंटिटी रेजिडेंट है उस कंट्री में सीबीसीआर भरा जाता है। लेकिन 3 कारणों से गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं, जो इंडिया में उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है वो सीबीसीआर भरेगी। वो 3 कारण कौन से? कारण नंबर 1, अगर जापान के अंदर सीबीसीआर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्या नहीं है? सीबीसीआर का कॉन्सेप्ट नहीं है। जब जापान में सीबीसीआर का कॉन्सेप्ट नहीं है तो वो इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है कि फिर सोनी इंडिया को सीबीसीआर भरना पड़ेगा। या जापान में सीबीसीआर का कॉन्सेप्ट है, इंडिया और जापान के बीच में ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट नहीं है, तो अगर वो जापान में भर भी रहा है तो भी हमको इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाला है, तो हम सोनी इंडिया से भरवाएंगे। या तीसरा, जापान में सीबीसीआर है, हमारा भी सीबीसीआर का एग्रीमेंट भी है, दोनों है, लेकिन जापानीज गवर्नमेंट हमको टाइम पे एग्रीमेंट नहीं देती है, सिस्टमिक फेलियर करती है। कैसा फेलियर? सिस्टमिक फेलियर मतलब बार बार फेलियर करती है, बहुत बार बोलने के बाद भी वो लोग हमको परसिस्टेंटली फेल होते हैं इंफॉर्मेशन देने से, तो हम सोनी इंडिया से भरवाएंगे। अब इंडिया में अगर सोनी की 2 से ज्यादा सब्सिडरी है, तो 1 से ज्यादा सब्सिडरी है, तो फिर ग्रुप नॉमिनेट करेगा कि कौन उसका रिस्पॉन्सिबल है सीबीसीआर भरने के लिए। ग्रुप को नॉमिनेट करना पड़ेगा सीबीसीआर भरने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। 7वां पॉइंट भी मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। सपोज सोनी जापान है, ठीक है, और सोनी जर्मनी है और सोनी इंडिया है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट किसको भरना चाहिए?
सोनी जापान को भरना चाहिए, लेकिन सोनी जापान ने सोनी जर्मनी को अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी बना दिया, भारत को नहीं बनाया, सोनी जर्मनी को अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी बना दिया। अब अगर सोनी जर्मनी को अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी बना दिया और अगर जर्मनी से हमारा अच्छा रिश्ता है और हमको वहां से ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट मिल जाता है टाइम पर, तो हम सोनी इंडिया से सीबीसीआर नहीं भरवाएंगे, ये बोल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सीबीसीआर आपने भर दिया, गवर्नमेंट को ज्वाइंट डायरेक्टर को कुछ कंफर्मेशन करना है तो वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन मंगवाएगा, आप ईमानदारी से उसको 30 डेज के अंदर दे देना। अगर आप एप्लीकेशन दोगे तो वो आपको और 30 डेज का एक्सटेंशन भी दे सकता है। ठीक है, ही विल गिव यू एन एक्सटेंशन ऑफ अनदर 30 डेज इन दैट केस। अब अगर सीबीसीआर मैंने टाइम पे नहीं भरा तो क्या होगा, 31 मार्च 2025 तक भरना है, अगर नहीं भरा तो 1 महीने तक आपको 5,000 रुपया पर डे की पेनाल्टी लगेगी। 1 महीने के बाद आपकी पेनाल्टी बढ़ के 3 गुना बढ़ जाएगी, 15,000 रुपया पर डे। उसके कुछ समय बाद गवर्नमेंट आपको एक ऑर्डर भेजेगी कि भरो पेनाल्टी, उसके बाद भी नहीं भरते हो, भरो सीबीसीआर, उसके बाद भी नहीं भरते हो, तो फिर उस ऑर्डर के आने के बाद आपको 50,000 रुपया पर डे की पेनाल्टी लगना चालू हो जाएगी। ठीक है, पहले 5,000 1 महीना, फिर 1 महीने के बाद 15,000, पता नहीं कितने दिन तक लगेगी, मुझे नहीं पता, जब तक ऑर्डर नहीं आता तब तक 15,000, और एक बार ऑर्डर आ गया तो 50,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेनाल्टी 271 GB सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3। अभी थोड़ी देर पहले आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मंगवाया था ज्वाइंट डायरेक्टर ने, यहां पर याद है, 30 डेज के अंदर प्लस 30 डेज का एक्सटेंशन। अगर वो आपको मंगवाता है कुछ इंफॉर्मेशन और अगर आप नहीं देते हो तो 30 डेज का टाइम जैसे ही खत्म हो जाएगा वो आपके ऊपर 5,000 रुपया पर डे की पेनाल्टी लगाना चालू कर देगा। ठीक है, उसके बाद वो आपको एक पेनाल्टी का ऑर्डर देगा। ठीक है, उसके बाद भी आप रिप्लाई नहीं करते हो तो डायरेक्टली 50,000 रुपीज पर डे की पेनाल्टी वो आपके ऊपर लगा देगा और आपको 50,000 रुपीज पर डे की पेनाल्टी भरना पड़ेगा जब तक आप सीबीसीआर का इंफॉर्मेशन सामने वाली अथॉरिटी को नहीं देते हो। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ केसेस में आपने सीबीसीआर तो भरा है लेकिन उसमें इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन डाला है तो 5 लाख रुपए की पेनाल्टी आपके ऊपर 271 GB सबसेक्शन 4 में लग जाएगा अगर सीबीसीआर में इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन डाला है, जबकि आपको नॉलेज था उस इनएक्यूरेसी का, जब आप भर रहे थे आपको पता था वो गलत है। सेकेंडली, आगे जाकर आपने डिस्कवर किया, तभी नहीं पता था, जब भर रहे थे तब गलती कर रहा हूं ये नहीं पता था, लेकिन आगे जाकर पता चला कि ये गलती है और 15 दिन के अंदर आपने उसको रेक्टिफाई नहीं किया। ठीक है, 15 दिन में उसको रेक्टिफाई नहीं किया, या सीबीडीटी ने जो इंफॉर्मेशन मंगवाया ज्वाइंट डायरेक्टर ने उसके रिस्पांस में आपने उसको इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे दिया, तो ये 3 केसेस में आपको 5 लाख रुपए की फ्लैट पेनाल्टी लगेगी। कौन से 3 केस में, कि जब सीबीसीआर भर रहा था तब मुझे पता था कि ये गलत भर रहा हूं। ठीक है, दूसरा, जब भर रहा था तब पता नहीं था, बाद में पता चला तो 15 दिन में रेक्टिफाई करना चाहिए था, वो भी नहीं कर रहा हूं तो 5 लाख की पे। या जो ज्वाइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मंगवा रहा है 30 डेज में, उसको जो इंफॉर्मेशन दिया वो इनएक्यूरेट दिया तो भी 5 लाख रुपए की पेनाल्टी लग सकती है। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं मैं टुवर्ड्स मास्टर फाइल। अब मास्टर फाइल किसके लिए एप्लीकेबल है, देखो मास्टर फाइल उसके लिए एप्लीकेबल है जिसका ग्रुप रेवेन्यू करंट ईयर का, सीबीसीआर के लिए लास्ट ईयर देखना होता है लेकिन मास्टर फाइल के लिए करंट ईयर देखना होता है। अगर करंट ईयर का आपका ग्रुप रेवेन्यू 500 करोड़ से ज्यादा है, एक और क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा, सिर्फ रेवेन्यू नहीं, सीबीसीआर के लिए सिर्फ रेवेन्यू है, एक और क्राइटेरिया यह है कि आपका पूरे साल का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या तो 50 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए या इंडिविजुअली आपका परचेज, सेल, ट्रांसफर, लीज, ये सब कुछ 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, या तो पूरा एग्रीगेट ट्रांजैक्शन 50 करोड़ क्रॉस होना चाहिए या इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन 10 करोड़ क्रॉस होना चाहिए, इन दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट 500 करोड़ से ज्यादा का आपका रेवेन्यू होना चाहिए ग्लोबल, तो आपके ऊपर मास्टर फाइल मैंडेटरी हो जाएगी। ठीक है, मास्टर फाइल में भी 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए सबके लिए मैंडेटरी है, पार्ट ए आपका ये लिमिट फॉलो होता है या नहीं होता है वो फर्क नहीं पड़ता है, पार्ट बी के लिए आपको ये लिमिट फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग बात करते हैं 92E का। 92E में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिपोर्ट लेनी होती है, फॉर्म 3CEB, अगर वो नहीं लोगे तो क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एवरी पर्सन एंटरिंग इनटू एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, अगर आप ये दोनों में से कुछ भी करते हो तो आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिपोर्ट लेनी होगी ऑन और बिफोर द स्पेसिफाइड डेट, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के 1 महीने पहले। अब ट्रांसफर प्राइसिंग वाले रिटर्न कब भरते हैं, 30 नवंबर, उससे 1 महीने पहले कब आएगा, 31 अक्टूबर। अगर ये रिपोर्ट आपने नहीं भरा तो आपको 1 लाख रुपए की पेनाल्टी लगेगी 271BA में, 271BA में लाख रुपए की आपको पेनाल्टी लग जाएगी, बी वेरी केयरफुल। ठीक है, अच्छा, ये रिपोर्ट भरा लेकिन उसमें गलत इंफॉर्मेशन दिया, मतलब उसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट नहीं किया, 10 ट्रांजैक्शन आपने किया था, 8 ही रिपोर्ट किया, 2 रिपोर्ट करना ही भूल गए, तो जितना रिपोर्ट नहीं किया उस पर 271AA का 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन की पेनाल्टी आपके ऊपर लग जाएगी। तो सुन लो, अगर रिपोर्ट नहीं भरा तो 1 लाख रुपए की पेनाल्टी, रिपोर्ट भरा उसके अंदर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट नहीं किया तो जितना ट्रांजैक्शन रिपोर्ट नहीं किया उस पर 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन की पेनाल्टी आपके ऊपर लग जाएगी। ठीक है, अब गौर से सुनना, मान लो एक एसएससी है, उसने 10 ट्रांजैक्शन किया है, 10 इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन,
और रिपोर्ट ही नहीं भरा, तो अब उसको क्या लगेगा? अब उसको दोनों लगेगा। अगर कोई एसएससी रिपोर्ट ही सबमिट नहीं करता है, वो तो दोनों गलती कर रहा है, रिपोर्ट नहीं भरने की गलती भी कर रहा है लाख रुपया, और ट्रांजैक्शन नहीं रिपोर्ट करने की गलती भी कर रहा है 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। वैसे एसएससी को दोनों के दोनों पेनल्टी लगेगी। अब यहां पर मैंने मास्टर चार्ट बनाया हूं, सारी पेनल्टीज का बहुत ध्यान से और बहुत गौर से सुनना। सबसे पहले 271 BA कब लगेगा? जब आप फॉर्म 3CB नहीं भरते हो। और 271 AA कब लगेगा? अब ये 3 कारणों से लगता है, उसमें से एक कारण मैंने आपको बता दिया। इफ द ट्रांजैक्शन इज नॉट रिपोर्टेड इन फॉर्म 3CB तो आपको 2% ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन लगेगा। 2 और कारणों से लगता है। अगर आप 92D1 और D2 फॉलो नहीं करते हो, क्या है 92D1 और D2? वो जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स थे ना 12-13 जो आपको फॉलो करना है, वो फॉलो नहीं करते हो 8 साल तक, अगर नहीं मेंटेन करते हो तो आपके ऊपर 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन लग जाएगा। या फॉलो भी करते हो तो एहसान करते हो किसी के ऊपर, इनकरेक्ट और इंफॉर्मेशन रखते हो। कैसा इंफॉर्मेशन रखते हो? इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, तो भी आपके ऊपर क्या लग जाएगा? तो भी आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। अब एक और पेनल्टी है 271G, जहां पर एओ आपसे इंफॉर्मेशन मंगवाता है, सीआईटी आपसे इंफॉर्मेशन मंगवाता है, तो आपको अमेंडमेंट आया है, पता है 10 दिन के अंदर वो इंफॉर्मेशन देना है। अगर एप्लीकेशन दोगे तो 30 डेज का एक्सटेंशन मिलेगा। तो अगर वो रिप्लाई नहीं करते हो तो उसके लिए भी आपको 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन की पेनल्टी लग जाएगी, लग जाएगी, लग जाएगी। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? अब इन सब के साथ साथ एक और पेनल्टी लगेगी 270A के अंदर, आपको 200% की पेनल्टी भी लगेगी। सुनो कब लगेगी, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप ट्रांजैक्शन रिपोर्ट नहीं करते हो फॉर्म 3CB में, अगर फॉर्म 3CB में ट्रांजैक्शन रिपोर्ट नहीं किया तो वो मिस रिपोर्टिंग मानी जाती है और गवर्नमेंट बोलती है 200% ऑफ टैक्स पेबल, आपको उसके ऊपर वो पेनल्टी भी लग सकती है। अगर टैक्स पेबल आता है तो, टैक्स पेबल नहीं आता है तो नहीं लगेगी। ठीक है, तो आपको मिस रिपोर्टिंग की सजा मिल जाएगी, नॉर्मल अंडर रिपोर्टिंग वाली नहीं, 50% वाली नहीं, 200% वाली सजा लगा देगी गवर्नमेंट आपके ऊपर। ठीक है, लेकिन उसमें एक रिलैक्सेशन है। अगर टीपीओ ने आपकी इनकम बढ़ाया है, किसने इनकम बढ़ाया है? टीपीओ ने आपकी इनकम बढ़ाया है, और आप सारा डॉक्यूमेंट, सारा इंफॉर्मेशन सब मेंटेन करते हो, सारा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सब बराबर से डिस्क्लोज करते हो, तो फिर आपके ऊपर ये वाली पेनल्टी नहीं लगेगी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप ट्रांजैक्शन रिपोर्ट नहीं करते हो तो आपके ऊपर 200% की पेनल्टी लग जाएगी। लेकिन अगर टीपीओ ने आपकी इनकम बढ़ाया और आप सारा डॉक्यूमेंटेशन सब बराबर मेंटेन करते हो तो इस वाली पेनल्टी से आप बच जाओगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स सम बिग प्रोविजन नाउ। सबसे बड़ा प्रोविजन यहां पर जो सबसे पहले आ रहा है वो है एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट का। एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट क्या होता है? ये एक अग्रीमेंट होता है जो आप सीबीडीटी के साथ एंटर करते हो। एक बार आप सीबीडीटी के साथ ये एंटर कर दोगे तो ये अग्रीमेंट जनरली 5 साल के लिए मैक्सिमम एप्लीकेबल होता है और 5 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। उसके बाद सीबीडीटी आपका आर्म्स लेंथ प्राइस आपको निकाल के दे देगी, और फिर एक बार सीबीडीटी ने आपको आपका आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल के दे दी, उसके बाद कोई भी उसमें टांग नहीं अड़ा सकता है। ना ही एओ उसमें टांग अड़ाएगा, ये बोलेगा कि नहीं नहीं मैं आर्म्स लेंथ प्राइस गलत है, नहीं कर सकता है। टीपीओ भी नहीं कर सकता है, सीआईटी भी नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। आप भी अपील नहीं कर सकते हो। ओके, यू ऑल्सो कैन नॉट मेक एन अपील, आप भी उसके अगेंस्ट चैलेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इसमें सीबीडीटी को एप्लीकेशन देना है, सीबीडीटी आपको आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल के दे देगी। मान लो आपने 10 जुलाई 2020 को सीबीडीटी को एप्लीकेशन दे दिया और सीबीडीटी ने आपका एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट साइन कर दिया फॉर दीस 5 इयर्स, 31 मार्च 2020 से लेकर 31 मार्च 2024 तक। ये कितने साल के लिए सीबीडीटी साइन करेगी? 5 साल के लिए साइन करेगी। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना भी जरूरी है, उसके बगैर ये अग्रीमेंट साइन नहीं हो सकता है। अच्छा, इस अग्रीमेंट के लिए, इस एप्लीकेशन के साथ साथ आपको कुछ फीस भी देना होता है, अच्छी खासी भारी भरकम। अगर 100 करोड़ तक का ट्रांजैक्शन है आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन तो 10 लाख रुपए की फीस देना है। 100 करोड़ से ज्यादा है, 200 करोड़ तक है तो 15 लाख रुपए की फीस देना है, और 200 करोड़ के ऊपर है तो 20 लाख रुपए की फीस देना है। आप एप्लीकेशन देने के बाद विड्रॉ भी कर सकते हो, लेकिन विड्रॉ करने पर आपको फीस रिफंड नहीं की जाएगी, जो पे कर दिया वो भूल जाओ। ठीक है, प्लस ये जो एप्लीकेशन है ये सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए एप्लीकेबल है, ये डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। पूरा ऑब्जेक्टिव क्या है इस एप्लीकेशन का? ऑब्जेक्टिव ये है कि एक बार सीबीडीटी ने इस एप्लीकेशन को साइन कर दिया, से फॉर एग्जांपल 1 सितंबर 2021 को सीबीडीटी ने साइन कर दिया 5 सालों के लिए, उसके बाद 92C ओवर रूल हो जाएगा, मतलब एओ अब आप टांग नहीं अड़ाएगा, एओ आकर नहीं बोलेगा कि आपका आर्म्स लेंथ प्राइस गलत है। सिमिलरली टीपीओ 92CA में बोल नहीं सकता है कि आपका आर्म्स लेंथ प्राइस गलत है। ये सब पे बाइंडिंग है, आप पर भी बाइंडिंग है, सीआईटी पर भी बाइंडिंग है, एओपी बाइंडिंग है। सीआईटी पर क्यों बाइंडिंग है? नहीं तो आगे जाकर सीआईटी सेक्शन 263 में टांग अड़ाएगा, बोलेगा मेरे को क्या करना है, मेरे को आपका ऑर्डर रिवाइज करना है। एओ आपका 147 में टांग अड़ाएगा, बोलेगा मुझे 147 में आपकी इनकम एस्केपमेंट असेसमेंट खोलना है। ये कोई भी नहीं कर सकता और आप भी अपील नहीं कर सकते हो। ठीक है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अपील टू सीआईटी अपील, आप भी सीआईटी अपील को अपील नहीं कर सकते हो। ठीक है, और ये जो एडवांस रूलिंग है, एडवांस रूलिंग नहीं सॉरी एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट है, ये बाइंडिंग है आपके ऊपर। ठीक है, अब कुछ केसेस में ये बाइंडिंग नहीं होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं जो आगे लिखा गया है। अगर इफ देयर इज अ चेंज इन लॉ इन फ्यूचर में अगर लॉ में बदलाव आता है या कोई आपके फैक्ट्स में बदलाव आता है, आपके ट्रांजैक्शन में कोई बदलाव आता है, तो ये आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा।
और अगर आप कोई फ्रॉड किया था, आपने डिपार्टमेंट को सीबीडीटी को एप्लीकेशन देते समय फ्रॉड एप्लीकेशन दिया था, गलत डेटा दिया था, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स किया था, तो फिर तो पूरा का पूरा एग्रीमेंट पानी में चले जाएगा, वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा। बी वेरी केयरफुल, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा और फिर वापस से आपका पूरा असेसमेंट शुरू होगा और डिपार्टमेंट को जो भी एक्स्ट्रा टाइम, जितना भी टाइम बर्बाद किया है आपने डिपार्टमेंट का ये अग्रीमेंट साइन करने से लेकर अग्रीमेंट कैंसिल होने तक, जितना भी टाइम बर्बाद किया है उतना एक्स्ट्रा टाइम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो पूरा ऑब्जेक्टिव क्या है इस एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट का? ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कि गवर्नमेंट आपके साथ क्या करना चाहती है, एक सर्टेनिटी देना चाहती है कि एक बार आप सीबीडीटी को एप्लीकेशन दे दोगे, सीबीडीटी ने आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल के दे दिया तो 5 साल तक सुकून से आप बैठ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोई एओ, कोई टीपीओ, कोई सीआईडी, कोई टांग नहीं अड़ाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपका आर्म्स लेंथ प्राइस फिक्स हो चुका है, ठीक है। अब ये 5 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स होंगे। अब यहां पर पूरा डेट का खेल है, डेट को जरा गौर से देखना। मान लो आपने 10 जुलाई 2020 को एप्लीकेशन दिया, सीबीडीटी ने एप्लीकेशन कब साइन किया? 1 सितंबर 2021 को एप्लीकेशन साइन किया, ठीक है। अब इसमें 5 साल कवर्ड है, 31 मार्च 2020 वाला साल कवर्ड है, 21 वाला, 22 वाला, 23 वाला, 24 वाला, ठीक है। अब मुझे बताओ, जिस दिन आपका एप्लीकेशन साइन हुआ, गौर से देखना, जब आपका एप्लीकेशन साइन होके गवर्नमेंट ने अग्रीमेंट साइन कर दिया, ठीक है, मुझे बताना उस दिन आपने 2020 वाले ईयर के लिए ऑलरेडी रिटर्न भर दिया होगा ना, पिछले साल भर दिया होगा कि नहीं भर दिया होगा? एग्रीमेंट तो 2021 सितंबर में हो रहा है और 2020 का रिटर्न तो आपने 30 नवंबर 2020 को ही भर दिया होगा। तो ऐसे केस में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट बोलती है जब अग्रीमेंट साइन हुआ उसके 3 महीने के अंदर आप मॉडिफाइड रिटर्न भरो। तो अग्रीमेंट कब साइन हुआ? 31 सितंबर, पूरा डेट का खेल है। 1 सितंबर के एंड से 3 महीने के अंदर आप एक मॉडिफाइड रिटर्न भरो, 31 दिसंबर तक आप मॉडिफाइड रिटर्न भर दो, तो गवर्नमेंट आपका इस मॉडिफाइड रिटर्न के हिसाब से क्या करेगी? फिर आपका असेसमेंट करेगी, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि 31 मार्च 2020 का रिटर्न तो मैंने ऑलरेडी भर दिया और एओ भी बड़ा उतावला है, उसने भी 30 नवंबर 2021 को अपना असेसमेंट कंप्लीट कर दिया, मुझे समय भी नहीं दिया उसने 31 दिसंबर 2021 तक का मॉडिफाइड रिटर्न भरने का। देखो 1 सितंबर 2021 को अग्रीमेंट साइन हो गया कि भाई ये अग्रीमेंट अप्रूव्ड है। अब 31 दिसंबर 2021 तक का मेरे पास टाइम है ना मॉडिफाइड रिटर्न भरने का। अब इसके बीच में ही एओ ने क्या किया? असेसमेंट कंप्लीट कर दिया। कोई टेंशन नहीं है, आप अपना काम ठीक से करो। आपको क्या करना है? जो मॉडिफाइड रिटर्न है वो टाइम पे भरना है। वो अगर आप दिसंबर तक भरोगे तो एओ ने जो ऑर्डर पास किया था 30 नवंबर को, उसका बाप भी उसको क्या करेगा? मॉडिफाई करेगा। और उसके लिए गवर्नमेंट उसको 1 साल एक्स्ट्रा दे रही है। विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर द मॉडिफाइड रिटर्न वाज फाइल्ड, तो 1 साल के अंदर जब भी मॉडिफाइड रिटर्न भरा था, मॉडिफाइड रिटर्न 21-22 में भरा था, उस साल के एंड से 1 साल का गवर्नमेंट उसको टाइम दे रही है, ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी, 31 दिसंबर 2021 तक मुझे मॉडिफाइड रिटर्न भरना है और उस दिन असेसमेंट पेंडिंग है। कुछ नहीं, आप अपना मॉडिफाइड रिटर्न, आप अपना काम ठीक से करो। आपका एक ही काम है, आप समय पे मॉडिफाइड रिटर्न भरो। आप समय पे मॉडिफाइड रिटर्न भरो तो एओ अपना असेसमेंट मॉडिफाइड रिटर्न के हिसाब से ही करेगा और एओ को यहां पर जो भी नॉर्मल टाइम लिमिट है 12 महीने का, वो और 12 महीने से हम उसको बढ़ाकर दे देंगे, ठीक है। जो नॉर्मल टाइम लिमिट क्या होती है टू कंप्लीट असेसमेंट? 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट एवा है, तो 12 मंथ्स पे और 12 मंथ्स का एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे ताकि उसको अपना सफिशिएंट टाइम मिल सके टू कंप्लीट दी असेसमेंट, ठीक है। आगे जाकर मैंने आपको फिर से बोलना है कि आगे जाकर अगर पकड़ा गया कि आपने फ्रॉड किया था डिपार्टमेंट के साथ, सीबीडीटी को फ्रॉड एप्लीकेशन दिया था या मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स किया था, तो वो केस में आपका अग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा और डिपार्टमेंट को एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट विच इज एन एक्सटेंशन ऑफ एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट का एक्सटेंशन है रोल बैक प्रोविजन। सर रोल बैक का मतलब क्या होता है? रोल बैक का मतलब ये होता है कि एपीए जो होता है वो फ्यूचर ईयर्स के लिए होता है, ठीक है, फ्यूचर 5 साल के लिए होता है। अब मैं डिपार्टमेंट को क्या बोल रहा हूं कि भाई फ्यूचर ईयर का तो मेरे को टेंशन नहीं है, लेकिन पिछले साल का भी तो असेसमेंट खुल सकता है, डिपार्टमेंट दिमाग मेरा खराब कर सकता है ना। तो एक काम करो ना, पिछले साल के लिए भी हम लोग एक आर्म्स लेंथ प्राइस फिक्स कर लेते ना यार, तो उसको रोल बैक बोलते हैं, ठीक है। तो एपीए हमेशा फ्यूचर ईयर्स के लिए होता है और रोल बैक हमेशा पास्ट ईयर के लिए होता है। अब आप रोल बैक कितने साल के लिए कर सकते हो? मैक्सिमम 4 ईयर्स के लिए कर सकते हो आप रोल बैक, ठीक है। अब रोल बैक करने की कुछ कंडीशन है, वो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहला कंडीशन है, यहां पर 5 कंडीशन डाल के रखे गवर्नमेंट ने, तभी जाकर आप रोल बैक कर पाओगे, अदरवाइज आप रोल बैक नहीं कर पाओगे। और 2 कंडीशन गवर्नमेंट ने डाले जिस केस में आप रोल बैक करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद सीबीडीटी ने अपना एप्लीकेशन, अपना सर्कुलर दिया है जिसके थ्रू वो लोग कुछ क्लैरिफाई कर रहे हैं। सबसे पहला कंडीशन, आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सेम होना चाहिए। सेम का मतलब फ्यूचर ईयर का 5 साल का और 5-4 साल का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सेम होना चाहिए। सेम का मतलब क्या होता है थोड़ा और डिटेल में बोलूंगा जब मैं सीबीडीटी का सर्कुलर उठाऊंगा अगले पेज पर, ठीक है। प्लस रोल बैक ईयर्स का आप रिटर्न टाइम पे भरा होना चाहिए। अगर रोल बैक ईयर्स का रिटर्न टाइम पे नहीं भरा है तो आप रोल बैक नहीं कर सकते हो। तीसरा, रोल बैक ईयर्स के लिए आपको फॉर्म 3C जो सेक्शन 92E में फॉर्म 3C बोला है वो भी आपको भरना पड़ेगा। अगर रोल बैक ईयर्स का फॉर्म 3C नहीं भरा है तो आप नहीं आ सकते हो, ठीक है।
चौथी, अगर आपको एप्लीकेबिलिटी करवाना है रोल बैक की तो आपको सारे ईयर्स के लिए आना पड़ेगा। ऐसा आप चॉइस नहीं कर सकते हो 1 साल के लिए रोल बैक करवा दो, 2 साल के लिए करवा दो। जिस जिस साल में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुआ है वो सब साल के लिए आपको रोल बैक के लिए करना पड़ेगा। आप चूज नहीं कर सकते हो 1 साल करवा दो बाकी 3 साल में को रोल बैक नहीं करवाना। आना है तो सब साल के लिए आओ, जब जब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुआ है या तो मत आओ। साथ साथ में आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा रोल बैक का फॉर्म 3CED के अंदर, और साथ साथ में 5 लाख रुपए की फीस भी देनी पड़ेगी। सर वो फीस पहले दिया था ना, वो 10 लाख 15 लाख 20 लाख, वो एपीआई की फीस थी, रोल बैक की फीस अलग से होती है। ठीक है, तो रोल बैक के लिए अलग से फीस देना पड़ेगा। अब कुछ केसेस में आप रोल बैक नहीं कर सकते हो, रूल 10MA बोलता है 2 केसेस में आप रोल बैक नहीं कर सकते हो। अगर आपका मैटर ऑलरेडी आईटैट में चला गया है और आईटैट ने अपने एंड पे ऑर्डर डिस्पोज कर दिया है तो आप रोल बैक नहीं कर सकते हो। अगर आपका मुद्दा आईटैट में चला गया, आईटैट ने अपने एंड पे मैटर डिस्पोज ऑफ कर दिया है तो रोल बैक नहीं कर सकते हो। आईटैट ने अपने एंड पे मैटर डिस्पोज ऑफ कर दिया है, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आईटैट ने अपने एंड पे ऑर्डर पास करके मैटर क्लोज कर दिया है। आईटैट ने एओ को रिमांड बैक नहीं किया है। अगर एओ को रिमांड बैक करेगा तो आप रोल बैक के लिए जा सकते हो, लेकिन आईटैट ने अगर अपने एंड पे मैटर कंफर्म कर दिया, मैटर एनल कर दिया, कैंसिल कर दिया या मॉडिफाई करके क्लोज कर दिया तो फिर रोल बैक के रास्ते आपके लिए बंद हो जाएंगे। दूसरी चीज, और एक केस में आप रोल बैक नहीं कर सकते हो, अगर रोल बैक करने से आपकी टोटल इनकम आपके रिटर्न में दिखाई हुई इनकम से भी कम हो जाती है। सपोज आपने रिटर्न में 100 रुपीज की इनकम दिखाई थी और रोल बैक करने से आपकी इनकम घट जाती है तो रोल बैक प्रोविजन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब ये 6-7 कंडीशन जो दिए गए इस पर सीबीडीटी का क्लैरिफिकेशन है। पहला क्लैरिफिकेशन, सीबीडीटी बोलता है एक कंडीशन लिखा है जिसमें ऐसा बोलता है कि आने का है तो सब साल के लिए आओ, नहीं तो मत आओ। तो इसका मतलब एप्लीकेंट कैन नॉट बी सिलेक्टिव, करेक्ट? एप्लीकेंट सिलेक्टिव नहीं हो सकता है। इसको या तो 4 साल के लिए अप्लाई करना है या तो अप्लाई नहीं करना है। लेकिन उसमें अब सीबीडीटी थोड़ा सा नरम हो रही है, बोल रही है रोल बैक वुड नॉट अप्लाई टू द ईयर्स व्हिच डज नॉट फुलफिल द बेसिक कंडीशंस। मान लो आपको गवर्नमेंट सीधा सीधा बोल रही है आने का तो 4 साल के लिए आओ, नहीं तो मत आओ। लेकिन अब गवर्नमेंट थोड़ा नरम हो रही है, बोलती है कि अगर किसी 1 साल में आपका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं था तो फिर उस साल में मैं कैसे आऊंगा, या किसी 1 साल में मैंने कोई कंडीशन वायलेट कर दिया। मिसाल के तौर पर मुझे बताओ, रोल बैक का वन ऑफ द कंडीशन इज कि आपको पिछले सालों का रिटर्न टाइम पे भरना चाहिए। अब 4 साल में से 3 साल का रिटर्न मैंने टाइम पे भरा, 1 साल का रिटर्न मैंने टाइम पे नहीं भरा, तो उस साल के लिए आप रोल बैक इग्नोर कर सकते हो, बचे हुए 3 साल के लिए आप रोल बैक कर सकते हो। तो लॉ क्या बोलता है, अगर आपने किसी साल का कंडीशन नहीं फुलफिल किया है तो उसको इग्नोर करो, बाकी ईयर्स के लिए आप रोल बैक के लिए आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है? नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन यह है कि वन ऑफ द कंडीशन जो आपने पिछले पेज पे पढ़ा था कि रोल बैक करने के लिए आपको पिछले सालों का रिटर्न टाइम पे भरना होना चाहिए। तो टाइम पे का मतलब क्या होता है? 139(1) होता है और क्या? अच्छा, अगर मैंने रिवाइज किया तो चलेगा? गवर्नमेंट बोलती है 139(5) में भरेगा तो भी चलेगा, लेकिन ओरिजिनल रिटर्न टाइम पे होना चाहिए। अगर ओरिजिनल रिटर्न टाइम पे भर के रिवाइज करता है 139(5) में तो रोल बैक कर सकता है, लेकिन ओरिजिनल रिटर्न ही लेट भरा, 139(4) वाला बिलेटेड रिटर्न भरा, फिर उसको रिवाइज कर रहा है तो फिर आपको रोल बैक करने का मौका नहीं मिलेगा। तीसरा क्लैरिफिकेशन क्या है? तीसरा क्लैरिफिकेशन ये बात पे बात करता है कि वन ऑफ द कंडीशन ऑफ रोल बैक इज कि आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फ्यूचर ट्रांजैक्शन का और रोल बैक ईयर्स का सेम होना चाहिए। सर सेम का मतलब क्या होता है? तो गवर्नमेंट ने बोला सेम का मतलब उसका नेचर सेम होना चाहिए। रॉयल्टी, एफटीएस, इंटरेस्ट, परचेज, सेल, उसका सेम ए के साथ होना चाहिए। एसोसिएट एंटिटी भी सेम होना चाहिए। फ्यूचर में अगर ए लिमिटेड के साथ कर रहे हो तो पास्ट में भी ए लिमिटेड के साथ ही होना चाहिए। अगर फ्यूचर में ए लिमिटेड कर रहे हो, पास्ट में एक्स लिमिटेड के साथ कर रहे हो, रोल बैक नहीं कर पाओगे। और फॉर एनालिसिस आपका सिग्निफिकेंटली बदलना नहीं चाहिए, मटेरियली चेंज नहीं होना चाहिए, मटेरियली सेम होना चाहिए। थोड़ा बहुत फंक्शंस और एसेट्स और रिस्क में बदलाव हो सकता है लेकिन सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगला कंडीशन यहां पर जो दिया गया रोल बैक का वो ये दिया गया है कि वन ऑफ द कंडीशन ऑफ रोल बैक इज अगर आपकी रोल बैक करने से इनकम घट जाती है तो आप रोल बैक नहीं कर सकते हो। किससे ज्यादा घट जाती है? आरओआई में दिखाते हो उससे घट जाती है। अब मान लो आपने आरओआई में इनकम 100 लाख दिखाई, ठीक है, अब टीपीओ ने उसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 120 लाख कर दिया, ठीक है, कितना कर दिया? सॉरी, टीपीओ ने उसको घटाकर 90 लाख कर दिया, तो आप रोल बैक के लिए नहीं जा सकते हो। ठीक है, अब रोल बैक करते समय अगर आप टीपीओ को, आप डिपार्टमेंट को बोलते हो कि नहीं मुझे 90 नहीं, मुझे 100 लाख दिखाना है, टेंशन वाली बात कोई नहीं है, 100 लाख आई एम रेडी टू शो, टीपीओ ने 90 कर दिया है, लेकिन आप बोल रहे हो डिपार्टमेंट को नहीं 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 मुझे रोल बैक करना है, मुझे 100 लाख दिखा दो आप, कोई दिक्कत नहीं, आई डोंट वांट टू गो बिलो 8, मुझे आरओआई के नीचे नहीं जाना है, आप मुझे रोल बैक दे दो बस। तो उस केस में आप रोल बैक के लिए जा सकते हो, यह बोला गया यहां पर। सर क्या एप्लीकेंट विड्रॉ कर सकता है रोल बैक प्रोविजन? हाँ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, रोल बैक प्रोविजन विड्रॉ करना है कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर क्या एप्लीकेशन एपीए विड्रॉ कर सकता है फ्यूचर ईयर का और रोल बैक को रख सकता है? दैट इज नॉट पॉसिबल। बिना एपीए के
बिना एपीए के रोल बैक नहीं कर सकते हो। सिर्फ एपीए पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ रोल बैक पॉसिबल नहीं है। बी वेरी केयरफुल। अगर आप ऐसा सोचोगे कि मेरे को फ्यूचर का ट्रांजैक्शन नहीं करना, सिर्फ पास्ट का रोल बैक करवाना है, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बी वेरी केयरफुल, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो मर्जर वाला केस है, उसके लिए आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं। एक कंपनी है ए लिमिटेड और सामने दो कंपनी है बी लिमिटेड और सी लिमिटेड। अब अगर मैं उन दोनों कंपनी को अक्वायर कर लेता हूं और मैं ए लिमिटेड ही रहता हूं, वो दोनों बंद हो गई, मैं ए लिमिटेड ही हूं। अब मैं अगर एप्लीकेशन देता हूं किसके लिए, एपीए के लिए, तो मैं रोल बैक के लिए जा सकता हूं, क्योंकि एप्लीकेंट कौन है, ए लिमिटेड है। जो एप्लीकेंट है वही रोल बैक कर सकता है, बी और सी रोल बैक नहीं कर सकते, क्योंकि बी और सी ने एप्लीकेशन नहीं दिया था एपीए का। तो अगर ए ने बी और सी को अक्वायर कर लिया और अभी भी ए ही है, ए का एंटिटी नहीं बदल रहा है, उसका पैन नंबर नहीं बदल रहा है, तो ए एप्लीकेशन दे सकता है एपीए के लिए और रोल बैक भी कर सकता है। बी और सी नहीं दे सकते। अब दूसरा एग्जांपल लो, ए बी सी तीनों मर्ज हो गए, एक कॉमन एंटिटी बनाया डी एंटिटी बनाया। अब डी एप्लीकेशन दे रहा है फ्यूचर ईयर्स के लिए, तो अब डी एप्लीकेशन दे रहा है फ्यूचर ईयर्स के लिए, तो क्या ए बी सी रोल बैक कर सकते? ए बी सी रोल बैक नहीं कर सकते, क्योंकि ए बी और सी क्या नहीं है, एप्लीकेंट नहीं है। जो एप्लीकेंट होगा बस वही रोल बैक कर सकता है, बाकी और कोई रोल बैक करने का पावर नहीं रखता है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, विच इज अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 94B, लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट। लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर किसके लिए एप्लीकेबल है? ये इंडियन कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है, और अगर फॉरेन कंपनी का इंडिया में अगर कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है तो उसके लिए एप्लीकेबल है। ये इनके अलावा और किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है। इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी का इंडिया के अंदर क्या होना चाहिए? परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, ब्रांच, ऑफिस, फैक्ट्री, ऐसा कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। नाउ बोरोवर को क्या करना पड़ेगा? ये इंडियन कंपनी और ये जो फॉरेन कंपनी जो इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है, ये लोग बोरोवर है। ये लोग क्या करेंगे? ये लोग पैसा रेज करेंगे अपने नॉन रेसिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज से। किससे पैसा रेज करेंगे? अपने नॉन रेसिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज से लोन लेंगे और फिर उनको इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग डेड लोन। अब दो और केस है जिसको हम लोग डीम डेड बोलेंगे। यहां पर दो डीम डेड वाले केस भी एप्लीकेबल है। अब वो डीम डेड वाला केस क्या है, जरा गौर से सुनना, ठीक है। अब मेरे को लोन है ना, कोई थर्ड पार्टी दे रहा है। कौन दे रहा है? कोई थर्ड पार्टी लोन दे रहा है, और मेरा नॉन रेसिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज उसको क्या दे रहा है? उसको गारंटी दे रहा है। तो वो वाला लोन भी क्या हो जाएगा? वो वाला लोन भी यहां पर 94B के लिमिटेशन में कवर हो जाएगा। तीसरा केस, मेरे को कोई थर्ड पार्टी लोन दे रहा है 5 करोड़ रुपए का, और मेरा नॉन रेसिडेंट उसको 5 करोड़ रुपया मैचिंग अमाउंट उसके अकाउंट में डिपॉजिट कर रहा है। तो अगर मेरा नॉन रेसिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज थर्ड पार्टी के अकाउंट में 5 करोड़ डिपॉजिट कर रहा है और फिर थर्ड पार्टी मेरे को क्या दे रहा है? लोन दे रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा? यहां पर डीम डेड के अंदर कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। तो यहां पर तीन किस्म के डेट आएंगे। एक तो जो नॉन रेसिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज डायरेक्टली दे रहा है, एक थर्ड पार्टी दे रहा है और नॉन रेसिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज उसको गारंटी दे रहा है, और एक थर्ड पार्टी आपको लोन दे रहा है और नॉन रेसिडेंट एसोसिएट एंटिटी ने उसको क्या दिया है? मैचिंग अमाउंट दिया है, ठीक है। अब कुछ केसेस में यहां पर कुछ इंटरेस्ट नहीं आएंगे, जैसे अगर इंटरेस्ट इज पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट इशूड बाय अ लेंडर। लेंडर कौन है? लेंडर विच इज अ पीई ऑफ अ नॉन रेसिडेंट। एक नॉन रेसिडेंट का इंडिया में बैंकिंग का ब्रांच है। अगर एक नॉन रेसिडेंट का इंडिया में बैंकिंग ब्रांच है, वो अपने को लोन देता है, तो फिर लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। नॉन रेसिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज का इंडिया में कौन है? बैंकिंग ब्रांच है, उससे आप लोन लेते हो, उसको इंटरेस्ट पे करते हो, तो वो यहां पर 94B में एप्लीकेबल नहीं होगा। बी वेरी केयरफुल, ठीक है। अब 94B के अंदर जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, वो पूरे साल का इंटरेस्ट का अमाउंट 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा तो ही ये सेक्शन एप्लीकेबल है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं है। प्लस वो इंटरेस्ट शुड बी डिडक्टेबल अंडर पीजीबीपी। वो पीजीबीपी में डिडक्टेबल होना चाहिए वो इंटरेस्ट। पूरे साल का इंटरेस्ट 1 करोड़ रुपए से ज्यादा अलावेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। पीजीबीपी में अगर ऑलरेडी डिसअलाउड है तो वो इंटरेस्ट 1 करोड़ के लिमिट में नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर आपने टोटल 1.5 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया, उसमें से 70 लाख तो वैसे ही डिसअलाउड है, ठीक है। किसी ना किसी कारण की वजह से टीडीएस नहीं काटा, ये नहीं किया, वो नहीं किया, किसी ना किसी कारण से वो वैसे ही डिसअलाउड है, ठीक है। तो अगर वो 70 लाख हटा दो तो बच गया कितना? 80 लाख। तो फिर ये 94B का लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए अलावेबल इंटरेस्ट जो आपको पीजीबीपी में अलाउड है, वो इंटरेस्ट 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होना चाहिए पूरे साल में। प्लस यहां पर कुछ बैंक्स को मना कर दिया है, बैंक्स अगर बोरो करता है तो माफ है, इंश्योरेंस कंपनी भी अगर बोरो करती है तो माफ है, और कुछ एनबीएफसी जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, फाइनेंस एक्ट 2023 में बोला है कि कुछ एनबीएफसी जो हम नोटिफाई करेंगे, वो लोग भी अगर पैसा बोरो करते हैं तो उनके लिए भी 94B का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब सबसे मुद्दे पे आते हैं, कितना इंटरेस्ट डिसअलाउ करेगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट बोलती है आप अपना एबिटा का 30% निकालो, एबिटा का 30% निकालो, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट है वो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा आपका, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 में आपने जो अपने एसोसिएटेड एंटिटी को इंटरेस्ट पे किया है वो पॉइंट नंबर 2 में ले लोगे आप, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 1 के अंदर बहुत लफड़ा है। मान लो आपका एबिटा है 100 रुपीज, ठीक है, एबिटा कितना है? 100 करोड़ है, और आपका जो टोटल इंटरेस्ट है 70 करोड़,
और जो एई को इंटरेस्ट दे रहे हो वो है 50 करोड़। ठीक है, तो अब जब यहां पर मैं एबिटा को इंटरेस्ट से कंपेयर करूंगा, 30% ऑफ एबिटा मतलब 30 करोड़ को कौन से इंटरेस्ट से कंपेयर करूं, टोटल इंटरेस्ट से कंपेयर करूं या एसोसिएट एंटिटी को जो इंटरेस्ट दे रहा है उससे कंपेयर करूं, तो ये दोनों व्यू पॉसिबल है, ये दोनों व्यू आप ले सकते हो। आप टोटल इंटरेस्ट से कंपेयर करोगे तो भी इंस्टीट्यूट आंसर सही देगा, और अगर आप एसोसिएटेड एंटिटी के इंटरेस्ट से कंपेयर करोगे तो भी इंस्टीट्यूट आंसर सही देगा। ये दोनों में बहुत लफड़ा चल रहा है, इंडस्ट्री में डिबेट चल रहा है, बहुत गड़बड़ है इसके अंदर, कंफ्यूजन है, तो दोनों सही है। इंस्टीट्यूट के सोल्यूशन में भी दोनों सोल्यूशन होता है, एक मेन सोल्यूशन होता है, एक अल्टरनेट सोल्यूशन होता है। आपको जो लिखना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से आंसर सही आएगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, आंसर तो दोनों से अलग आएगा लेकिन दोनों सही आंसर आएगा। आंसर तो बहुत ड्रास्टिकली बदलेगा, बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा दोनों आंसर्स के अंदर, लेकिन वो दोनों करेक्ट आंसर दे देगा इंस्टीट्यूट, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि जितना भी इंटरेस्ट आपका डिसअलाउ हुआ, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। 8 साल तक हम उसको कैरी फॉरवर्ड करके सब्सिक्वेंट ईयर की लिमिट में उसको इंक्लूड करके हम आपको उसका डिडक्शन दे देंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट डिसअलाउ हो रहा है यहां पर, ये परमानेंट डिसअलाउंस नहीं है, ये अगले सालों के इंटरेस्ट के अंदर ऐड होगा और फिर चेक किया जाएगा 30% की लिमिट में आता है कि उसके ऊपर आता है, उसके ऊपर आता है तो डिसअलाउ हो जाएगा, उसके अंदर आता है तो आपको हम लोग अलाउ कर देंगे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ते टुवर्ड्स वन मोर इंपॉर्टेंट प्रोविजन एंड दैट इज सेक्शन 92C, दैट इज सेकेंडरी एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। सर सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्या होता है? सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्या होता है ना, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा प्राइमरी एडजस्टमेंट क्या होता है। आपने अपने एसोसिएट एंटिटी को 150 लाख की रॉयल्टी पे की, ठीक है, जबकि आर्म्स लेंथ प्राइस 100 लाख रुपीस था, तो जो आप एक्सेस पे कर रहे हो ना उसको, वो डिसअलाउ हो जाएगा, वो डिसअलाउ हो जाएगा, वो तो बाय डिफॉल्ट डिसअलाउ होना ही है ना। अगर आर्म्स लेंथ प्राइस 100 लाख है रॉयल्टी का और आप 150 लाख पे कर रहे हो तो 50 लाख तो डिसअलाउ होने वाला है, तो वो जो 50 लाख एड बैक करेगा ना एओ, उसको बोलते हैं प्राइमरी एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं उसको? प्राइमरी एडजस्टमेंट। अब जो प्राइमरी एडजस्टमेंट हो रहा है ना, वो कौन कौन कर सकता है? सबसे पहले वो देखो, प्राइमरी एडजस्टमेंट एक तो असेसी सुओ मोटो कर सकता है, दूसरा एओ भी कर सकता है, अपीलेट अथॉरिटी भी कर सकता है, और असेसी उसको एक्सेप्ट करेगा तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट पॉसिबल है। अगर असेसी उसको अपील कर देगा प्राइमरी एडजस्टमेंट को, तो फिर सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। प्राइमरी एडजस्टमेंट अगर असेसी खुद से करता है या एओ करता है, अपीलेट अथॉरिटी करता है और असेसी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, या प्राइमरी एडजस्टमेंट एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट की वजह से होता है, या सेफ हार्बर रूल की वजह से होता है, या डीटीडब्ल्यूए की वजह से होता है, जिस कारण से भी होता है, पहले प्राइमरी एडजस्टमेंट करना जरूरी है तो ही सेकेंडरी एडजस्टमेंट पॉसिबल है। प्लस आपका जो प्राइमरी एडजस्टमेंट है वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होना चाहिए। अगर आपका प्राइमरी एडजस्टमेंट 1 करोड़ रुपए से कम है तो आपके लिए सेकेंडरी एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है, और अगर आपका प्राइमरी एडजस्टमेंट एवाई 16-17 या उससे पहले हुआ था तो भी आपके लिए सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब प्राइमरी एडजस्टमेंट एवाई 17-18 या उसके बाद होना चाहिए। अब मैं फिर से आपको एक बार बताता हूं कि प्राइमरी एडजस्टमेंट क्या होता है। मैंने अपने एसोसिएट एंटिटी को 150 करोड़ रुपीस पे कर दिया, जबकि आर्म्स लेंथ प्राइस 100 करोड़ था, तो जो एक्स्ट्रा 50 करोड़ पे किया ना, गवर्नमेंट बोलती है वो तेरा डीम्ड लोन है। तूने जो उसको एक्स्ट्रा 50 करोड़ रुपीस पे किया ना, जो तू एड बैक कर देगा पीजीपीपी में, पीजीपीपी में तो एड बैक हो ही जाएगा क्योंकि आर्म्स लेंथ तो 100 है, 50 तो वैसे ही ऐड होने वाला है, लेकिन वो जो 50 ऐड हो रहा है वो तेरा डीम्ड लोन है। अब तुझे गवर्नमेंट एक मौका दे रही है कि उसको 90 डेज के अंदर इंडिया में मंगवा ले। कब से 90 डेज? अब इस केस में, फर्स्ट केस में, थर्ड केस में, फोर्थ केस में और फिफ्थ केस में आपको यह पैसा इंडिया में 90 डेज में मंगवाना है फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, और सेकंड केस में आपको 90 डेज में इंडिया में पैसा मंगवाना है फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑर्डर इज पास्ड बाय द एओ और द अपीलेट अथॉरिटी। तो जब आप खुद से सुओ मोटो कर रहे हो तो रिटर्न भरने की ड्यू डेट से 90 डेज के अंदर मंगवा लो, और अगर एओ कर रहा है तो आपको एओ जब ऑर्डर पास करेगा उसके 90 डेज के अंदर पैसा मंगवा लेना है। अच्छा, किससे मंगवा लेना है? सेम एसोसिएट एंटिटी से मंगवा लेना है? जरूरी नहीं है। एक्सेस मनी कैन बी रिपाट्रिएटेड बाय एनी एसोसिएट एंटिटी हु इज नॉन रेसिडेंट। कोई भी नॉन रेसिडेंट एसोसिएट एंटिटी अगर उसको रिपाट्रिएट कर देता है, इंडिया में वापस भेज देता है, तो वो माना जाएगा कि आप बच जाओगे, लेकिन 90 डेज के अंदर भेजना बस। अगर 90 डेज के अंदर नहीं भेजेंगे तो क्या होगा? 90 डेज के अंदर नहीं भेजोगे तो इंटरेस्ट लगेगा। कितना इंटरेस्ट लगेगा वो डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कौन सी करेंसी में है। अगर आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आईएनआर में है तो वो 50 करोड़ रुपया अगर आईएनआर में है, वो 50 करोड़ जो रुपया आप डीम लोन जिसको बोल रहे हो वो आईएनआर में है, तो आपको एमसीएलआर लेना पड़ेगा, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट ऑफ एसबीआई एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर प्लस 3.25%, 3.25%। और अगर आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में है तो सबसे पहले उस ट्रांजैक्शन को रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा? एज पर द टीटीबीआर ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वाज अंडरटेकन। तो सबसे पहले उस ट्रांजैक्शन को रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा एज पर व्हाट? एज पर द लास्ट डे ऑफ द टीटीबीआर
टीटीबीआर एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांजैक्शन वाज अंडरटेकन, जिस साल में ट्रांजैक्शन हुआ था उस साल के लास्ट डे का। फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर 23-24 में ट्रांजैक्शन हुआ था तो 31 मार्च 2024 का आपको टीटीबीआर लेना पड़ेगा। वो लेकर पहले उसको रुपीस में कन्वर्ट करो, उसके बाद 6 मंथ्स का लाइबोर ले लो एज ऑन 30 सितंबर प्लस 3%। तो अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन रुपीस में है तो एमसीएलआर ऑफ एसबीआई प्लस 3.25% और फॉरेन करेंसी में है तो लाइबोर प्लस 3%। सर आपका पीरियड कहां से काउंट होगा? सर पीरियड इंक्लूडिंग 90 डेज काउंट होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप खुद से करते हो तो आपको कब से 90 डेज में पैसा लाना है? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से 90 डेज में पैसा लाना है, करेक्ट। मतलब 30 सितंबर 2024 के बाद से 90 डेज में पैसा इंडिया में वापस लाना है, तो वो 30 सितंबर से ही आपका इंटरेस्ट काउंट हो जाएगा। अगर आपने 90 डेज में पैसा लाया तो बच जाओगे, 90 डेज के बाद एक दिन भी डिले हुआ तो इंक्लूडिंग 90 डेज आपको इंटरेस्ट लगने वाला है। और ये इंटरेस्ट कब तक लगता रहेगा? सर ये इंटरेस्ट तब तक लगता रहेगा जब तक आप इंडिया में पैसा वापस नहीं लेकर आ जाते हो। सर 1 साल नहीं लाया, 2 साल नहीं लाया, 3 साल नहीं लाया, 4 साल नहीं लाया, 5 साल नहीं लाया तो लगता रहेगा इंटरेस्ट। यस अबे भाई नॉर्मली भी जब किसी को लोन देते हो तो जब तक इंसान रीपे नहीं करता है तब तक इंटरेस्ट लगाते हो कि नहीं लगाते हो? तो यहां पर भी वही लॉजिक अप्लाई होगा। लेकिन सर ये तो गलत है ना सर। सर कुछ तो रास्ता बताओ। एक रास्ता गवर्नमेंट ने बोला है कि आगे जाकर अगर आपको लगता है कि आपको अब इंटरेस्ट नहीं भरना है और आपको कोई उम्मीद नहीं है कि पैसा वापस आएगा, तो गवर्नमेंट बोलती है एक एडिशनल टैक्स भर दो आप, 18% टैक्स, 12% सेस सरचार्ज और 4% सेस, इफेक्टिव टैक्स रेट 20.9664। ये एक वन टाइम टैक्स है, ये आप भर दो। जिस दिन से ये भरोगे उस दिन से इंटरेस्ट का मीटर बंद हो जाएगा। हां जब तक ये नहीं भरा है तब तक इंटरेस्ट लगता रहेगा, जब तक ये नहीं भरा है तब तक इंटरेस्ट लगता रहेगा। जिस दिन ये भर दिया उसके बाद से इंटरेस्ट का मीटर आपके केस में क्लोज हो गया, ठीक है। और सर ये जो टैक्स भरूंगा उसका मुझे गवर्नमेंट डिडक्शन देगी? माफ करो प्लीज, कोई डिडक्शन किसी भी इनकम टैक्स लॉ में उसका नहीं मिलने वाला है। सर ये जो टैक्स भरूंगा उसका गवर्नमेंट मुझे टीडीएस और एडवांस टैक्स की तरह क्रेडिट देगी क्या? माफ करो प्लीज, इसका कोई क्रेडिट वेडिट कुछ नहीं मिलने वाला। इसका एक ही एडवांटेज है कि ये टैक्स जिस दिन से भर दिया उसके अगले दिन से आपका इंटरेस्ट का मीटर बंद हो जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अभी अगला जो प्रोविजन है बड़ा ही अतरंगी प्रोविजन है, 92CC। 92CE का इंपैक्ट क्या है मैट के ऊपर, ठीक है। 92CC क्या है? एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। 92CE क्या है? आपका सेकेंडरी एडजस्टमेंट। इसका मैट में क्या इंपैक्ट है, ठीक है। अब गवर्नमेंट आपको यहां पर बोल रही है कि भाई हम आपको कुछ रिलैक्सेशन देंगे, ठीक है। जो भी आप करंट ईयर का टैक्स निकालोगे एज पर 115JB तो हम आपको कुछ रिलैक्सेशन देंगे। अब ये सब पढ़ने पे आपको कुछ समझ में आने नहीं वाला है जिंदगी में कभी। इसके लिए मैं पहले एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। बोर्ड पे जरा अच्छे से देखना, इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करना सब लोग। ये आपका पास्ट ईयर है, ठीक है। ये आपका पास्ट ईयर है। पास्ट ईयर में आपका बुक प्रॉफिट 90 लाख रुपए का था, ठीक है। बस इतना दिमाग में रखना। पास्ट ईयर 2020-21 में आपका बुक प्रॉफिट कितना था? 90 लाख का। आपने इस साल में एपीए के लिए एप्लीकेशन दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के लिए 2020-21 और फ्यूचर ईयर्स के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर में आपका बुक प्रॉफिट 95 लाख से, बुक प्रॉफिट आपका 95 लाख से, और नेक्स्ट ईयर में एपीए साइन हो गया। तो बस अभी तक मैंने आपको क्या डेटा बताया? पास्ट ईयर में आपका बुक प्रॉफिट 98 लाख था और पास्ट ईयर में आपने एपीए के लिए एप्लीकेशन दिया। नेक्स्ट ईयर में आपका एपीए साइन हो गया, आपका बुक प्रॉफिट 95 लाख से, और एपीए साइन होने की वजह से एओ ने आपका बुक प्रॉफिट बढ़ा दिया, आर्म्स लेंथ प्राइस बढ़ा दिया, ठीक है। उसके वजह से आपकी इनकम भी बढ़ गई। अब आप पीछे जाके बुक्स तो चेंज नहीं करोगे ना, अकाउंटिंग सिस्टम तो चेंज नहीं करोगे, आप करंट ईयर के अकाउंट्स के अंदर ही उसको एडजस्ट कर दोगे। तो इसके वजह से आपका करंट ईयर का बुक प्रॉफिट बढ़ जाता है, देखो 130 लाख हो जाता है, जबकि 95 लाख था और लास्ट ईयर की 35 रुपीज की इनकम आपको इसमें ऐड करनी पड़ी, तो 135 लाख रुपीज का आपको 130 लाख का आपको मैट के अंदर बुक प्रॉफिट आ गया। अब इसके वजह से आपका टैक्स ज्यादा आ जाएगा, तो गवर्नमेंट बोलती है इसमें से हम आपको कुछ रिडक्शन दे देंगे। कितना रिडक्शन देंगे? A माइनस बी माइनस डी माइनस सी, इतना रिडक्शन दे देंगे। तो बहुत ध्यान से सुनना, लास्ट ईयर का आपका बुक प्रॉफिट 90 लाख था, लास्ट ईयर आपने एपीए का एप्लीकेशन दिया था, करंट ईयर का आपका बुक प्रॉफिट 95 लाख से। अब एपीए साइन हुआ, उसमें इनकम बढ़ा दिया एओ ने, ठीक है, इनकम बढ़ाकर 130 लाख कर दिया। तो अब करंट ईयर के बुक प्रॉफिट में पिछले साल की इनकम है, पिछले साल की इनकम करंट ईयर के बुक प्रॉफिट में क्यों आनी चाहिए भाई? नहीं आनी चाहिए। तो उसमें से गवर्नमेंट आपको कुछ रिलैक्सेशन दे रही है, ए माइनस बी माइनस डी माइनस सी। अब अपने को चारों डिकोड करना है, ए क्या है, बी क्या है, डी क्या है, सी क्या है। पहले ए क्या है वो डिकोड करते हैं हम लोग। ए क्या है? ए इज टैक्स पेबल बाय कंपनी ऑन द बुक प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर इंक्लूडिंग पास्ट इनकम। अब आप टैक्स निकालो ऑफ द बुक प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर, मतलब करंट ईयर का बुक प्रॉफिट निकालो इंक्लूडिंग पास्ट इनकम। तो करंट ईयर का बुक प्रॉफिट पे टैक्स निकालो पास्ट इनकम को इंक्लूड करके। तो इन शॉर्ट आपको कितने पे टैक्स निकालना है? करंट ईयर के बुक प्रॉफिट पे टैक्स निकालना है इंक्लूडिंग पास्ट इनकम। करंट ईयर का बुक प्रॉफिट 95 लाख से, पास्ट इनकम कितना है? 35 लाख से। तो आप पहले 130 लाख पे टैक्स निकालो। कैसे? बुक प्रॉफिट के हिसाब से। ये आपका आ जाता है 21,69,960, 15% टैक्स आ जाएगा आपका, 7% सरचार्ज, 4% सेस। उसके बाद बी क्या है सर? बी क्या है वो देखते हैं। टैक्स पेबल बाय द कंपनी ऑन द बुक प्रॉफिट
आफ्टर रिड्यूसिंग द बुक प्रॉफिट विद द पास्ट इनकम। अब पास्ट इनकम को एक्सक्लूड करके टैक्स निकालो, तो मतलब अब आपको सिर्फ 95 लाख पे टैक्स निकालना है, ठीक है। 130 लाख माइनस 35 लाख, अब 95 लाख पे टैक्स निकालो, वो आपका आ गया ए माइनस बी। ए माइनस बी आ गया, उसको मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है, ये ए माइनस बी है। अब डी क्या है, अब पहले डी देखना है फिर सी देखना है। व्हाट इज डी? डी इज एग्रीगेट ऑफ टैक्स पेबल बाय द कंपनी ऑन द बुक प्रॉफिट ऑफ द पास्ट ईयर। पास्ट ईयर का बुक प्रॉफिट आफ्टर इंक्रीजिंग द बुक प्रॉफिट विद द रेलेवेंट पास्ट ईयर इनकम। अब पास्ट ईयर का बुक प्रॉफिट में पास्ट ईयर की इनकम ऐड करो। पास्ट ईयर का बुक प्रॉफिट कितना है? 90 लाख है, उसमें पास्ट ईयर की इनकम कितना है? 35 लाख है। तो 90 प्लस 35 लाख पे आपको क्या करना है? टैक्स निकालना है। ये आपका डी हो गया। और अब आपका सी क्या है? सी क्या है देख लो, सिर्फ पास्ट ईयर की इनकम, सिर्फ पास्ट ईयर की इनकम, सिर्फ पास्ट ईयर का बुक प्रॉफिट विदाउट पास्ट ईयर का इनकम। एग्रीगेट ऑफ द टैक्स पेबल ऑन द बुक प्रॉफिट ऑफ दोस पास्ट ईयर टू विच द पास्ट इनकम बिलोंग। तो सिर्फ 90 लाख पे अब टैक्स निकालना है। तो ये दोनों का टैक्स आता है 20,86,000। ये दोनों का टैक्स ये आया, दोनों को माइनस करो, आंसर आ जाता है 5460। इतना आपको रिलीफ मिल जाएगा इनकम टैक्स के अंदर, ठीक है। बहुत सिंपल है। ए क्या है? करंट ईयर का बुक प्रॉफिट प्लस पास्ट ईयर की इनकम। बी क्या है? सिर्फ करंट ईयर का बुक प्रॉफिट। डी क्या है? पास्ट ईयर का बुक प्रॉफिट और एक्स्ट्रा इनकम जो अभी ऐड हुआ है। और सी क्या है? सिर्फ पास्ट ईयर का बुक प्रॉफिट। आप ए माइनस बी माइनस डी माइनस सी करो, उतना आपको रिलीफ मिल जाएगा मैथ के अंदर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इज इट क्लियर? अब मुझे नहीं लगता ये इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ठीक है, तो इतना ज्यादा इस पे फोकस मत करो, दिल पे भी मत लो इसको, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल 144C। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों को कंफ्यूजन होता है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी है, कितने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। देखो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल इधर ट्रांसफर प्राइसिंग में आता है और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो कमिटी है ना, वो आता है आपके पेनाल्टी के चैप्टर के बाद, ठीक है। कि अगर आपको पेनाल्टी से माफी चाहिए तो गवर्नमेंट आपको ऑप्शन देती है कि 50 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है और अगर एओ 10 लाख रुपए तक का आपका वेरिएशन करता है तो आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास जाकर पेनाल्टी और प्रोसिक्यूशन की माफी मांग सकते हो, ठीक है। तो वो पेनाल्टी और प्रोसिक्यूशन के इम्यूनिटी के लिए था और ये किसी और पर्पस के लिए, ठीक है। सबसे पहले डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल होता क्या है? ये 3 सीआईटी का एक ग्रुप है, कॉलेजियम ऑफ 3 सीआईटी कमिंग टुगेदर। अब ये 3 सीआईटी मिलकर आपका असेसमेंट करेंगे। किसका असेसमेंट करेंगे? कुछ एलिजिबल असेसीज का, हर किसी का नहीं। एलिजिबल असेसी में कौन कौन आता है? नॉन रेजिडेंट हमेशा आएगा, फॉरेन कंपनी हमेशा आएगा। ये दोनों का हमेशा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के पास जाने का इनके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो एलिजिबल असेसी पहले समझना पड़ेगा, फिर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का फंडा आपको समझ आएगा। तो नॉन रेजिडेंट एलिजिबल असेसी है, फॉरेन कंपनी भी एलिजिबल असेसी है और बाकी लोग इनको छोड़कर अगर उनके केस में टीपीओ ने एक ऐसा ऑर्डर पास किया है विच इज प्रेजुडिशियल टू द असेसी, मतलब टीपीओ ने एक ऐसा ऑर्डर पास किया है जिसमें उसकी इनकम बढ़ा दिया, उसका लॉस घटा दिया, ठीक है, उसका रिफंड घटा दिया, तो वो असेसी के लिए प्रेजुडिशियल है, हानिकारक है, उसके लिए गलत है। तो उस केस में क्या कर सकते हैं? उस केस में टीपीओ के पास उस केस में आप एलिजिबल असेसी बन जाओगे। एक बार एलिजिबल असेसी बन जाओगे तो अब आपके केस में आपको क्या एडवांटेज है जो दूसरे असेसीज को नहीं होता है? जरा गौर से सुनना। जनरली नॉर्मल असेसीज के केस में एओ क्या करता है? अपना असेसमेंट ऑर्डर पास कर देता है, लेकिन इन एलिजिबल असेसीज के केस में एओ अपना डायरेक्ट असेसमेंट ऑर्डर नहीं पास कर सकता है। पहले उसको एक ड्राफ्ट ऑर्डर पास करना पड़ेगा और वो ड्राफ्ट ऑर्डर का कॉपी वो असेसी को देगा, ठीक है। उसके बाद असेसी के पास 30 दिन का टाइम है। असेसी उसको ईदर एक्सेप्ट करेगा, अगर एक्सेप्ट करेगा तो एओ 1 महीने के अंदर अपना फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास करके उसका मैटर क्लोज कर देगा। लेकिन असेसी के पास एक दूसरा ऑप्शन है, अगर वो ऑब्जेक्ट करता है, वो बोलता है मैं ड्राफ्ट ऑर्डर से अग्री नहीं करता हूं, ड्राफ्ट ऑर्डर गलत है, ठीक है, तो फिर वो एओ को ऑब्जेक्ट करेगा और फिर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के पास जाकर ऑब्जेक्शन फाइल करेगा, ठीक है। और फिर उसका मुद्दा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल देखेगा जिसके अंदर कितने सीआईटी बैठे हैं? 3 सीआईटी बैठकर आपका मुद्दा आराम से बैठकर देखेंगे। और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल कितने समय में अपना डायरेक्शन देंगे? वो लोग अपना डायरेक्शन विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द ड्राफ्ट ऑर्डर इज फॉरवर्डेड। उसके बाद जैसे ही डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल का ऑर्डर आ जाएगा वो फाइनल ऑर्डर एओ 1 महीने के अंदर पास कर देगा, ठीक है। डीआरपी ऑर्डर पास करने के पहले क्या क्या दिमाग में रखेगा? डीआरपी आपका ड्राफ्ट ऑर्डर दिमाग में रखेगा, आपने जो ऑब्जेक्शन फाइल किया है वो दिमाग में रखेगा, आपने जो एविडेंस फर्निश किया है डीआरपी को वो दिमाग में रखेगा, वैल्यूएशन ऑफिसर का रिपोर्ट दिमाग में रखेगा, एओ का रिपोर्ट दिमाग में रखेगा, ये सारी चीज वो दिमाग में रखेगा और अपना ऑर्डर पास करेगा, ठीक है। अगर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक ऑर्डर पास करने के पहले आपको क्या देगा? एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, एओ को भी एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। डीआरपी का जो भी ऑर्डर है वो एओ पे बाइंडिंग होता है, एओ को उसे फॉलो करना है, मैंडेटरी है उसके लिए, ठीक है। अब डीआरपी के अंदर 3 कमिश्नर है, अगर कोई डिफरेंस इन ओपिनियन हुआ तो मेजॉरिटी के हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो,
जिसपे ज्यादातर क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछता रहता है। मान लो डीआरपी ने अपना ऑर्डर पास किया, एओ को दे दिया, और इसके बाद एओ ने अपना फाइनल ऑर्डर पास कर दिया। उसके बाद आप उससे दुखी हो, अगर आप उससे दुखी हो ना, तो आप डायरेक्टली आईटैट में आप अपील करोगे। अब सीआईटी अपील को अपील नहीं कर सकते हो। जो ऑर्डर पे डीआरपी का स्टैंप लग गया, वो ऑर्डर सीआईटी अपील को अपील नहीं होता, डायरेक्टली आईटैट को अपील होता है। और डीआरपी की प्रोसीडिंग भी गवर्नमेंट ने अभी क्या कर दी है, फेसलेस कर दिए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन की तरफ। स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन कुछ केसेस में एप्लीकेबल है, जहां पर आपका एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन इन द एंटायर फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 20 करोड़ रुपीस। पूरे साल का अगर आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू 20 करोड़ रुपया क्रॉस होता है, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन का वैल्यू 20 करोड़ क्रॉस होता है, तो ही जाकर आपके लिए ये प्रोविजन एप्लीकेबल है। देखो ये प्रोविजन क्यों लाया गवर्नमेंट ने। एक एसएससी है, उसका एक एंटिटी एलिजिबल यूनिट है जो एटीआई है, एटीआईबी, एटीआईसी, मैं सारे सेक्शन बोल देता हूं, एटीआई है, एटीआईबी, एटीआईएबी, एटीआईएसी, एटीआईडी, एटीआई 10AA, ये सारे सेक्शंस के अंदर एक एसएससी का एक यूनिट इन सेक्शनों में अपने 100% प्रॉफिट्स को माफ करवा देता है। तो एक यूनिट आपका 100% एलिजिबल है डिडक्शन लेने के लिए, और दूसरा जो यूनिट है आपका, वो आपका नॉर्मल यूनिट है। तो आप क्या करते हो, आप ना उसको जानबूझकर महंगे में सामान बेचते हो, ताकि आपको यहां तो 100% डिडक्शन मिल जाएगा और सामने वाले को वहां पर पीजीपीपी में डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, आप मतलब 1000 रुपए की चीज उसको 2000 में बेचोगे, आप तो 2000 रुपए का डिडक्शन पीजीबीपी में ले लोगे यहां पर चैप्टर 6 में 10AA में, और सामने वाले को 1000 के बदले 2000 का डिडक्शन मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला ऐसे केसेस में आपको आर्म्स लेंथ प्राइस पे ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, आर्म्स लेंथ प्राइस पे करना पड़ेगा। ये सेम चीज गवर्नमेंट ने 115 बीएबी और 115 बीएई वालों को भी बोला है। बीएबी किसके लिए, डोमेस्टिक कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है 15% टैक्स रेट, और बीएई जो नया सेक्शन आया है, रेजिडेंट मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है, 15% टैक्स रेट। तो इन दोनों के अंदर भी झोल हो सकता है। एक एंटिटी 15% पे टैक्स लगा रही है, दूसरी एंटिटी उसी की दूसरी क्लोज रिलेटेड एंटिटी है, वो कितने पे टैक्स लगा रही है, उसका 30% टैक्स है। तो मैं जानबूझ के उसको महंगे में सामान बेचूंगा, ताकि मुझे तो यहां पर कम टैक्स लग रहा है, लेकिन वहां पर उसको डिडक्शन पूरा 30% के हिसाब से मिल रहा है। देयरफॉर ऐसा करने वालों को गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको आर्म्स लेंथ प्राइस के हिसाब से ट्रांजैक्शन प्राइस निकालना पड़ेगा। यू हैव टू फॉलो आर्म्स लेंथ प्राइस। आर्म्स लेंथ प्राइस निकालने का कौन सा तरीका है, वही जो 6 मेथड इनकम टैक्स में दिए गए, वही 6 मेथड है। ठीक है, बाकी सारे प्रोविजन जो नॉर्मली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए एप्लीकेबल है, वो इनके लिए भी एप्लीकेबल है। कुछ एप्लीकेबल नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे क्या टीपीओ को मैटर रेफर किया जा सकता है, यस, टीपीओ को स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के लिए भी रेफर किया जा सकता है, लेकिन टीपीओ खुद से कोई नया मैटर नहीं उठा सकता है, वो सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए ही उठा सकता है। ठीक है, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के लिए टीपीओ के पास पावर नहीं है खुद से कोई नया मैटर उठाने का। उसके बाद क्या 92D में डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना है, हाँ मेंटेन करना है। डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन वालों को भी क्या सीएसए रिपोर्ट लेना है, हाँ फॉर्म 3C भी लेना है, उसके लिए भी क्या नहीं लेगा तो पेनाल्टी लगेगी। यस, वो सारी पेनाल्टी 270A, 271AA, 271BA, 271G, वो सारी पेनाल्टीज यहां पर भी एप्लीकेबल हो जाएगी जो वहां एप्लीकेबल थी। अब कुछ पॉइंट्स जो वहां एप्लीकेबल थे आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में एप्लीकेबल थे, यहां एप्लीकेबल नहीं है। जैसे एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, मैंने आपको पहले भी बता दिया, वो डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और 92C, 94B लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट और सेकेंडरी एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट भी डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब मैं आता हूं मैं डोमेस्टिक सेफ हार्बर रूल की तरफ। देखो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का सेफ हार्बर रूल एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई नहीं किया है, लेकिन डोमेस्टिक सेफ हार्बर आपके लिए एप्लीकेबल है। सेफ हार्बर क्या होता है, गवर्नमेंट एक अमाउंट बता देगी, उतना अगर आप प्रॉफिट दिखा दोगे तो गवर्नमेंट आपको छोड़ देगी, लेकिन वो सबके लिए नहीं होता है, कुछ बिजनेसेस के लिए ही होता है, और उसके लिए आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ता है। तो यहां पर सबसे पहले आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और सिर्फ दो ही लोगों के लिए। एक तो गवर्नमेंट कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी के बिजनेस में इन्वॉल्व है, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई, या कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मिल्क प्रोक्योर करती है, मार्केट करती है, या मिल्क प्रोडक्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व है। सिर्फ इन दो लोगों के लिए यह बिजनेस है। तो या तो गवर्नमेंट कंपनी क्या करेगी, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हीलिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या कोऑपरेटिव सोसाइटी मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट परचेज करेगी एक्सेट्रा उसके बिजनेस में है, तो उनके लिए एप्लीकेबल है। अब कितना सेफ हार्बर दिखाना पड़ेगा, वो भी लॉ में नहीं लिखा है। गवर्नमेंट कंपनी के लिए बोला है इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप उतना टैरिफ दिखाओ जितना अप्रोप्रिएट कमीशन बोलता है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के हिसाब से। कोई नंबर नहीं है यहां पर मेरे पास, ठीक है, कोई अमाउंट नहीं है कि इतना दिखाओ इतना दिखाओ। गवर्नमेंट ने सिर्फ बोल दिया अप्रोप्रिएट कमीशन जितना बताएगा उतना बता दो बस, ठीक है, ओके। और मिल्क प्रोडक्ट के लिए भी गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि भाई कि जितना गवर्नमेंट बताएगी, यहां पर गौर से सुनना, द प्राइसेस ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड एट रेट विच इज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ द मिल्क। क्वालिटी ऑफ द मिल्क के हिसाब से उसका प्राइस आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और ये प्राइसेस आपको रूटीनली डिक्लेयर करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट रखना पड़ेगा, अपने मेंबर को बताना पड़ेगा और पब्लिक डोमेन में भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये बोला गया है। अब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग का
सेफ हार्बर रूल, तो इतना ज्यादा इस पे मत फोकस करना, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। वन लास्ट थिंग इन दिस चैप्टर दैट विल कंप्लीट योर ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर एग्जॉस्टिवली। देखो बहुत बीस्ट मोड में आ चुका हूं मैं पिछले 2-3 दिन से, जैसे मुझे पता चला है कि भाई एग्जाम प्रीपोन्ड हो चुके हैं तो मुझे भी बीस्ट मोड में आना पड़ा। मैंने भी फटाफट धड़ाधड़ आप लोगों के लिए रिवीजन वीडियो डालने की शुरू कर दिया। मैंने ट्रांसफर प्राइसिंग खत्म कर दिया, मैंने नॉन रेसिडेंट खत्म कर दिया, मैंने ट्रस्ट खत्म कर दिया, एग्जिट टैक्स खत्म कर दिया। अब छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए वो मैं एक एक करके फटाफट डाल दूंगा, डोंट वरी। सारे बड़े टॉपिक्स तो हमारे रिवीजन हो ही चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। वन लास्ट थिंग दैट इज नोटिफाइड जुरिसडिक्शनल एरिया। नोटिफाइड जुरिसडिक्शनल एरिया क्या होता है सर? एक ऐसी कंट्री जो इंडिया के साथ अपना इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली एक्सचेंज नहीं करती है। जब भी भारत सरकार उनसे इंफॉर्मेशन मांगती है वो लोग नहीं देते। ऐसी कंट्री को भारत सरकार नोटिफाइड जुरिसडिक्शनल एरिया के तौर पर डिक्लेयर कर सकती है। और कोई भी बंदा ऐसे देश में रहने वालों के साथ, अगर पर्सन लोकेटेड इन एनजेए है, कोई बंदा एनजेए में लोकेटेड है, उसके साथ ट्रांजैक्शन करेगा तो बहुत सारे इंप्लीकेशंस आपको झेलने पड़ेंगे। सबसे पहले नोटिफाइड जुरिसडिक्शनल एरिया क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। एक ऐसा देश जिसके साथ भारत का कोई इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। इंडिया के साथ वो देश इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं करता है, तो गवर्नमेंट ऐसे देश को नोटिफाइड जुरिसडिक्शनल एरिया बोल सकती है। अब अगर हम लोग, इंडिया के लोग, अगर वहां के रहने वाले लोगों के साथ ट्रांजैक्शन करेंगे, वहां के रहने वाले लोगों का मतलब क्या होता है? उसका मतलब है पर्सन लोकेटेड इन एनजेए। मतलब क्या है? मतलब जो एनजेए का रेजिडेंट है उसको बोलेंगे पर्सन लोकेटेड इन एनजेए। या अगर वो इंसान नहीं है तो एनजेए में, अगर वो एस्टैब्लिश्ड है, कंपनी है तो एनजेए में रजिस्टर्ड है, या वो किसी तीसरे देश का रससी है लेकिन एनजेए में उसका ब्रांच है, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है, ये सब लोग माने जाएंगे क्या? एज अ पर्सन लोकेटेड इन एनजेए ओनली। अब अगर कोई इंडिया का बंदा एनजेए के किसी बंदे के साथ ट्रांजैक्शन करता है तो वो दोनों डीम टू बी एसोसिएटेड एंटरप्राइज माने जाएंगे। डीम टू बी एसोसिएट, उनके बीच का ट्रांजैक्शन डीम टू बी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन माना जाएगा। और ट्रांसफर प्राइसिंग के सारे प्रोविजंस आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आर्म्स लेंथ प्राइस निकालना पड़ेगा। भले ही वो इंडिपेंडेंट आदमी है लेकिन एनजेए के बंदे के साथ ट्रांजैक्शन किया तो एसोसिएटेड, एनजेए के बंदे के साथ ट्रांजैक्शन किया तो डीम टू बी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। दोनों के बीच का ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगा। और जो पता है रेंज कॉन्सेप्ट के अंदर अगर 6 से कम एंट्री होगी तो 3% का मार्जिन देती है गवर्नमेंट आपको, तो वो 3% का मार्जिन भी यहां पर आपको गवर्नमेंट नहीं देगी। अब बात आती है डिडक्शन की। अगर एनजेए के बंदे से मैंने लोन लिया और मैं उसको इंटरेस्ट पे कर रहा हूं तो क्या गवर्नमेंट मुझे इंटरेस्ट का डिडक्शन देगी सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। सबसे पहले आपको ऑथराइजेशन देना पड़ेगा सीबीडीटी को कि अगर सीबीडीटी जब भी उस कंपनी से, उस बैंक से इंफॉर्मेशन मांगेगी तो वो बैंक आपको इंफॉर्मेशन देगी, सीबीडीटी को इंफॉर्मेशन देगी। आपको एक ऑथराइजेशन देना पड़ेगा सीबीडीटी को। देखो गवर्नमेंट तो हमको इंफॉर्मेशन नहीं देती है लेकिन ये एसएससी तो इंफॉर्मेशन दे सकता है ना। उस बैंक से लेकर जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमको टाइम टू टाइम मिलते रहना चाहिए। प्लस डिडक्शन आपको आर्म्स लेंथ प्राइस बेसिस पर ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। सिमिलरली एनजेए से कोई सामान खरीदते हो या कोई असेट खरीदते हो और एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन का डिडक्शन लेना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अगर सीबीडीटी मांगेगी तो आपको उनसे मंगवाना पड़ेगा। और साथ में आपको आर्म्स लेंथ प्राइस के हिसाब से डिडक्शन मिलेगा, उससे ज्यादा डिडक्शन हम आपको नहीं देंगे, ठीक है। मैक्सिमम आर्म्स लेंथ। सिमिलरली एनजेए से अगर कोई पैसा आता है तो वो पैसे का भी प्रॉपर सोर्स होना चाहिए। गवर्नमेंट आपको पूछेगी कि ये पैसा कहां से आया, क्यों आया, और अगर आप उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो तो वो आपके हाथ में डीम्ड इनकम हो जाएगी। क्या गवर्नमेंट ऐसे देश को भी एनजेए डिक्लेयर कर सकती है जिसके साथ हमारा डीटी डबल है? हाँ है, कर सकती है। डीटी डबल है होना या नहीं होना ये क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया है कि सामने वाला देश हमारे साथ इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं करता है, ये क्राइटेरिया है एनजेए डिक्लेयर करने का। डीटी डबल ए होना या नहीं होना ये एनजेए डिक्लेयर करने का क्राइटेरिया है ही नहीं, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई कैपिटल सम भी उधर से आता है, शेयर कैपिटल, लोन एक्सेट्रा, तो उसका भी हमको डिटेल देना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर एनजेए में कोई बंदा लोकेटेड है उसको अगर मैं कोई पेमेंट करता हूं तो मुझे टीडीएस कितने पे काटना है? जो भी एक्चुअल रेट है कंपेयर विद 30% व्हिचएवर इज हायर। टीडीएस मेरे को इतने हायर रेट पे ही काटना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर सामने वाले को मैं पेमेंट कर रहा हूं और सामने वाले को मैं पेमेंट कर रहा हूं रॉयल्टी का, और रॉयल्टी का टैक्स रेट कितना है? मैक्सिमम 20% है, तो भी मुझे 30% पे ही काटना पड़ेगा। एनजेए में अगर कोई बंदा लोकेटेड है तो मुझे एक्चुअल रेट और 30% व्हिचएवर इज हायर वो रेट पे ही टीडीएस काटना पड़ेगा। अब सामने वाले को बोलो कि तुझे लगता है कि तेरा रेट 30% नहीं है 20% है, तो उसको बोलो कि भाई तू इनकम टैक्स रिटर्न भर, उसमें दिखा कि तू जेन्युइन बंदा है, तूने इनकम पूरी दिखाया, और फिर 20% का टैक्स लेकर 10% का रिफंड ले लेना, ठीक है। वो हम तुझको रिफंड दे देंगे। लेकिन टीडीएस काटते समय तो आपको 30% पे ही काटना है। टैक्स उसका जो भी एक्चुअल टैक्स है वो लगेगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सामने वाले को आईटीआर भर के रिफंड लेना पड़ेगा। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, जहां पर चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा,
दैट इज, क्या किसी देश को गवर्नमेंट ने एनजे की तरह डिक्लेयर भी किया है? देखो, सिर्फ एक ही कंट्री को गवर्नमेंट ने एनजे की तरह डिक्लेयर किया था 2013 में, उसको भी गवर्नमेंट ने 2017 में निकाल दिया। उसका नाम है साइप्रस। एक स्मॉल टेरिटरी है मेडिटेरियन सी के पास, वो साइप्रस करके एक स्मॉल टेरिटरी है, बस वही एक एनजे था, उसको भी गवर्नमेंट ने एनजे के डिक्लेरेशन से हटा दिया। तो यहां जाकर आपका ट्रांसफर प्राइसिंग का एग्जॉस्टिव रिवीजन खत्म हो गया, और यहां जाकर आपके सारे ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो मैंने कर ही लिए। अभी छोटे छोटे टॉपिक्स है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं अगले कुछ दिनों के अंदर जल्द से जल्द डालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तब तक आप लोग ये सब देखो। मैंने पीजीपीपी कर लिया, मैंने कैपिटल गेन्स कर लिया, पूरा असेसमेंट कर लिया, पूरा अपील, रिवीजन, रेक्टिफिकेशन, पेनाल्टी, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, टीडीएस, टीसीएस। उसके बाद मैंने शुरू कर दिया ट्रस्ट, नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग और अल्टरनेटिव टैक्स रेजिम। ये सब कुछ हो गया है। अब छोटे छोटे टॉपिक्स है वो भी मैं जल्द से जल्द डालने की कोशिश करूंगा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, और ये सारे रिवीजन वीडियोस आप लोगों को बहुत मदद कर रहे होंगे। टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना, बाय, जल्दी मिलता हूं।